चलो देखो अब क्या बोल रहा है, among the following the compound that will have highest rate of nucleophilic substitution through SN1 mechanism। मतलब सबसे ज्यादा SN1 मैकेनिज्म दिखाने वाला कौन होगा वो बताना है आपको। तो आप क्या करोगे भाई, देखो आपको क्या दिख रहा होगा, ये ओ सी डबल बॉन्ड हो, इतनी बड़ी फिनाइल रिंग, फिर इसके साथ NO2। मतलब SN1 में क्या होता है, सबसे पहले लिविंग ग्रुप लीव करता है RDS स्टेप में, उसके बाद क्या बनता है कार्बो केटायन, उसके बाद क्या बनता है कार्बो केटायन, ये और नो। तो यहाँ से लिविंग ग्रुप, ये पूरी यूनिट क्या कहलाएगी, लिविंग ग्रुप, बोलो यार, ये पूरा यूनिट क्या कहलाएगा, लिविंग ग्रुप। अगर लिविंग ग्रुप कहलाएगा तो यहाँ से आप लिविंग ग्रुप हटाओ और फिर आपको ये टर्शियरी कार्बोकेटायन जनरेट होगा फर्स्ट वाले केस में। आया समझ में। सिमिलरली सेकंड वाले केस में भी लिविंग ग्रुप सब में सेम ही है, यहाँ से लीव करेगा, क्या बन जाएगा, ये कार्बोकेटायन बनेगा सेकंड वाले में। देखो आप, ये कार्बोकेटायन, इज इट क्लियर। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद देखो क्या है, देखो अब यहां से भी क्या करेगा, लीव करेगा, बोलो यार, यहां से भी लीव करेगा। अगर यहां से लीव कर रहा है तो क्या बनेगा अपने पास कार्बोकेटायन, ऐसा बनेगा, ये और नो, ये कार्बोकेटायन अपना बनेगा, हाँ ना, ये कार्बोकेटायन अपना बनेगा। आवाज आ रही है ना, आई थिंक आ रही है, राइट, हाँ। तो ये कार्बोकेटायन अपना बन जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, यहां से भी लिविंग ग्रुप लीव करेगा और कैसा कार्बोकेटायन बनेगा, देखो लास्ट वाले केस में ऐसा। और सेम क्वेश्चन हमने अभी मैंने आपको 7th या 8th नंबर जो भी था उस पर हमने करवाया, यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा। तो बताओ सबसे ज्यादा रेट किसकी होगी। आप अगर इसका बोलोगे कि भाई यहाँ पे अल्फा H9 है तो गलत हो भाई, इसकी रेट सबसे ज्यादा नहीं होगी। सबसे ज्यादा रेट जो होगी SN1 के थ्रू वो डी की होगी। क्यों, क्योंकि ये जो लिविंग ग्रुप है उसके साथ में क्या लगा हुआ है, ये 3 टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो ये 3 जो टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप्स, मान लेता हूं ये क्या है अपना लिविंग ग्रुप, बड़ा सा लिविंग ग्रुप है, उसको मैंने L से रिप्रेजेंट किया, और बाद बाकी 3 क्या लगे हुए हैं, टर्ट ब्यूटाइल। इनके बीच एंगल बताओ, 109.5 डिग्री। सिमिलरली इनके बीच भी जो एंगल होगा वो 109.5 डिग्री। मतलब एंगल एक तो टेट्राहेड्रल वाला एंगल है, तो उतना भी कोई अच्छा खासा एंगल है नहीं। तो होगा क्या, ये 3 जो मिथाइल ग्रुप्स हैं ये आपस में ही क्या स्टार्ट हो जाएंगे, रिपल्सन करना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो ये अब इतना ज़्यादा यहाँ पे रिपल्सन होगा, इतना ज़्यादा रिपल्सन होगा, इसे यहाँ पे एक स्ट्रेन जैसा क्रिएट हो जाएगा। क्या मैंने आपको कल बताया था, यहाँ पे क्या जैसा क्रिएट हो जाएगा, स्ट्रेन जैसा, बिकॉज ऑफ वेरी हाई रिपल्सन। तो अगर बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा तो यहाँ पे एक स्ट्रेन क्रिएट होता है, उसे बोलते हैं बी स्ट्रेन। और बी स्ट्रेन बोले तो बैक स्ट्रेन, ठीक है। क्या क्रिएट होता है भाई, बी स्ट्रेन। बी स्ट्रेन बोले तो बैक स्ट्रेन। ऐसा नहीं लग रहा है कि लिविंग ग्रुप आगे है और ये पीछे पीछे है, तो पीछे बहुत ज्यादा रिपल्सन हो रहा है मिथाइल ग्रुप्स के बीच में, और वो क्या क्रिएट कर रहा है, इतना ज्यादा, ये इतना ज्यादा मतलब परेशानी में होगा कि स्ट्रेन जैसा आ जाएगा। जैसे 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग में कितना ज्यादा स्ट्रेन होता है, वैसा स्ट्रेन आ जाएगा, और उस स्ट्रेन को बोला जाता है बी स्ट्रेन, ठीक है। क्या बोलते हैं, बी स्ट्रेन, और उसे बोलते हैं बी स्ट्रेन बोले तो बैक स्ट्रेन। तो इस स्ट्रेन से रिलीफ पाने के लिए, इस स्ट्रेन से रिलीफ पाने के लिए तरीका क्या है कि सबसे जल्दी यहाँ से लिविंग ग्रुप जाए, सबसे जल्दी भागे, और बाद बाकी जो अपना कार्बोकेटायन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, बोलो यार, ये ऐसा बनेगा। अब आप इसके बीच एंगल देखोगे तो ये कितना है, 120, बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यस और नो। जैसे ही 120 डिग्री हो गया तो अब क्या होगा, अब भाई इसमें थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगी, किससे, इस बी स्ट्रेन से, बैक स्ट्रेन से। तो इसीलिए यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप का ईज ऑफ डिसोसिएशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। आया समझ में। इसीलिए हम बोलेंगे कि भाई डी का जो SN1 रेट होगा, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट होगा वो सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ हाई, वेरी हाई बी स्ट्रेन, दैट इज बैक स्ट्रेन। आया समझ में। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाए भी थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये तो बहुत ही आसान है, सबसे पहले A+B बताना है, ठीक है, A+B बताना है। देखो कुछ आसान भी है, ऐसा नहीं है सारे ही टफ है, आसान भी है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होगा बताओ आप मेरे को, क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट्स एंड राइट द मैकेनिज्म। तो लिखते हैं, ठीक है। आप सारे क्वेश्चंस के लिए आप क्या करो, आप पॉज करो वीडियो को और एक एक क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद ऑप्शन मैच करो मेरे। अगर आपका गलत हो रहा है तो फिर देखो कि मैंने कैसे सोचा, मैंने कैसे अप्रोच करा, ठीक है, वो करना है। आप मतलब बस वीडियो सॉल्यूशन देख लोगे तो फिर उससे कोई फायदा नहीं होगा। यस और नो। तो देखो
ऐसा, ये ऐसा। अब एच आई है, हमने बहुत किए थे एच आई वाले डीपीपीज में, बोलो यार क्या होगा। सबसे पहले ये एच को चुराएगा, जैसे ही चुराएगा यहाँ से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई पे शिफ्ट हो जाएगी, और यहाँ से बाहर क्या निकल रहा होगा, आई माइनस। इज इट क्लियर? क्या बन जाएगा, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। इज इट? अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या आएगा भाई, आई माइनस, बोलो यार। अब कौन आएगा, आई माइनस। अब फिनाइल वाली, अब देखो ऑक्सीजन के इधर या इधर कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन जैसे टर्शियरी, बेंजाइलिक, अलाइलिक, ऐसा कुछ मिल रहा है क्या? तो आंसर है नहीं, ऐसा तो नहीं मिल रहा। तो अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई अब SN2 अटैक होगा। SN1 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन ऑक्सीजन के ना इधर मिला और ना ही उधर मिला। तो अब कैसे होगा, SN2। SN2 फिनाइल वाली साइड से तो होती नहीं है, बोलो यार, इधर से तो अप्रोच कर नहीं पाएगा। डीपीपीज में हमने बहुत किए थे, बोलो। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से अटैक, और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा ऐसा, और यहाँ पे आ जाएगा एथिल आयोडाइड। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान था HI के साथ। अब है BbR3H2O के साथ। ये भी एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है ईथर को क्लीव करने के लिए, ईथर वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। यूज ऑफ BbR3। BbR3 कैसा है भाई, बोरोन के साथ 3 ब्रोमीन एटम जुड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स इट विल बी व्हाट, ल्यूइस एसिड। बिकॉज देखो बोरोन के सराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट इसका कंप्लीट है क्या? आंसर है नहीं। और अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये किसकी तरफ, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बोलो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसे और मिल जाए, तो पहले से 6 है सराउंडिंग में, 2 और मिल जाए तो 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट कर पाते हैं उसे क्या बोलते हैं, ल्यूइस एसिड्स। तो ये ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा। आया समझ में? चलो देखते हैं कैसे होगा मैकेनिज्म। बताने का इरादा ये था, ये तो आता ही है आपको, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको डाला है। चलो देखो, देखो भाई, सबसे पहले क्या होगा, ये अपना क्या है, ये अपना BbR3, इसके पास क्या है, लोन पेयर। इसके पास क्या है, वेकेंट पी ऑर्बिटल। बोलो हाँ या ना। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। और बोरोन के पास क्या होता है, एक वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है। बोलो यार, 3 बॉन्ड बनाता है तो एक वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है। वो क्या करेगा, इसके वेकेंट पी ऑर्बिटल में जैसे ही डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा अपने को, ऐसा बन जाएगा। यहां से कितने ब्रोमीन है, 3 ब्रोमीन। अब देखो, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट करा, यस और नो। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट करा तो भाई इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और बोरोन ने लोन पेयर एक्सेप्ट करा, बोरोन ने क्या करा, लोन पेयर एक्सेप्ट करा, तो बोरोन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, है ना। अब देखो, बोरोन जनरली 3 बॉन्ड बनाता है, तो यहां से क्या होता है, यहां से ये लिविंग ग्रुप अब लीव करता है। क्या करता है, यहां से लिविंग ग्रुप लीव करता है, और यहां से बाहर निकलता है Br माइनस। क्या निकलता है बाहर, Br माइनस। ठीक है, जैसे ही Br माइनस बाहर निकला तो देखो आपको ऐसी स्पीसीज मिलती नजर आएगी, ये ऐसा, ये ऐसा, एक Br रह जाएगा और एक और Br रह जाएगा। ठीक है, और इस पे पॉजिटिव तो अभी भी है। अब जो Br माइनस बाहर निकला वो क्या करता है, वो करता है अटैक। वही जैसे I माइनस ने अटैक किया था वैसे ही करेगा। कैसे अटैक करता है, ये इस सेंटर, ये फिर से वही SN2 मैकेनिज्म से इस सेंटर पे अटैक करेगा, और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी। तो देखो यहां से आपको एक एथिल ब्रोमाइड मिल जाएगा, बोलो यार, इथाइल ब्रोमाइड, और प्लस क्या मिल जाएगा आपको, आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, अब ये मिल गया। अब उसके बाद देखो सेकेंड स्टेप में क्या दे रखा है, वाटर। तो अब क्या करता है, वाटर के प्रेजेंस में ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। और आप ऐसे करो, देखो मैंने सिखाया था आपको,
देखो HOH है ना, HOH जो है मैंने आपको बताया था हाइड्रोलिसिस करने का तरीका, ट्रिक से ही चलते हैं। ठीक है, देखो HOH हो गया यहाँ पे, ये H कैसा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मैंने बताया था क्या करना है, लेस को मोर से, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है उसको लेस से अटैच कर दो, और जो OH को हमेशा एक साथ रखना है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यूनिट है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, उसको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बोरोन से अटैच कर दो। तो क्या मिल जाएगा इसके हाइड्रोलिसिस करने पर, वाटर से जैसे ही रिएक्शन होती है सेकेंड स्टेप में, उसके बाद यहाँ से आपको फिनॉल मिल जाएगा और साथ में अपना ये बोरोन वाला मिल जाएगा Br और ये OH। ठीक है, देखो ये मिल जाएगा साथ में। ठीक है, और वाटर के प्रेजेंस में फर्दर वाटर इस पे अटैक करेगा और फिर ये बोरेट आयन में चला जाएगा, है ना, वैसा चला जाएगा, क्योंकि ये ल्यूइस एसिड है तो वाटर से तो लोन पेयर एक्सेप्ट कर ही सकता है। हमें मतलब था अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से, तो क्या क्या मिले अपने को, मिले ये सबसे पहले क्या, इथाइल ब्रोमाइड, और क्या मिला, एक ये फिनॉल मिला। ठीक है, तो ये दोनों हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स थे। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये बताने का क्या था, मेरा एम क्या था कि भाई सबसे पहले HI के साथ रिएक्शन हम जानते हैं, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है हम अच्छे से जानते हैं। BBr3 के थ्रू मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड करती है वो मैंने आपको बताया है, और ये भी बहुत ही अच्छा मेथड है। ईथर वाले जो लिंकेज होते हैं, O वाले लिंकेज जो होते हैं, OC वाले लिंकेज, उसको क्लीव करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, H2O और ऐसा है, बताओ क्या होगा। पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम। ठीक है, बताओ भाई, पॉज करो वीडियो को और फिर बताओ क्या होगा। देखो आई होप कि आपने अटेम्प्ट करा होगा, पहले आंसर तक पहुंचो, ट्राई करो, उसके बाद फिर वीडियो सोल्यूशन देखना। देखो सबसे पहले ये वाटर किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, PPS की तरह, हाँ या ना, वाटर किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, PPS की तरह। PPS बोले तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यस और नो, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और यहाँ पे ये टर्शियरी ब्रोमाइड है। क्या आपको दिख रहा है टर्शियरी ब्रोमाइड? देखो ब्रोमाइड कैसा है अपना, टर्शियरी है, तो पक्का ही किस मैकेनिज्म से जाएगा, SN1 मैकेनिज्म से। तो जहाँ पे SN2 दिखा दिया इन्होंने, जहाँ पे यहाँ पे SN2 दिखा दिया, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। SN2 मैकेनिज्म तो होगा ही नहीं, SN2 मैकेनिज्म टर्शियरी पे कभी होती है क्या? आंसर है नहीं। तो SN2 वाला ऑप्शन तो हमने काट ही दिया, उसको काटा ही मार दो। बाद बाकी ACD में से देखते हैं भाई क्या आएगा, है ना। देखो चलो, तो सबसे पहले क्या होगा बताओ, बनाते हैं पहले इसको, बनाते हैं सबस्ट्रेट को बनाते हैं। देखो ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। यही है, और यहां पे ऊपर की तरफ वेज पे क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है। बोलो यार, इसको मैंने बोला रिंग A, इसको मैंने बोला रिंग B, इसको मैंने बोला रिंग C। ठीक है, रिंग A, रिंग B, रिंग C। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलो करो चेयर फॉर्म में कन्वर्ट। रिंग A को पकड़ो, रिंग A को चेयर फॉर्म में बनाओ। चेयर फॉर्म में आसानी है बनाना, आराम से हम बना देंगे, ऐसे ऐसे। लो हमने बना दिया, ये रिंग A हो गया। अब देखो रिंग A पे इस पोजीशन, इसको मैंने माना 1 और इसको मैंने माना 2। ध्यान से सुनना, इसको मैंने माना 1, इसको मैंने माना 2। 1 पे कैसे है, 1 पे ब्रोमीन लगा हुआ है। 1 पे क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन कैसे है, वेज पे। वेज बोले तो ऊपर की तरफ, तो इसको मान लो 1, तो 1 पे क्या होगा, ब्रोमीन। इसको मैंने 1 मान लिया, तो 1 पे ब्रोमीन को मैंने कैसे दिखा दिया, ऊपर की तरफ, हाँ या ना, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो सेकंड पे हाइड्रोजन जो है वो कैसे है, नीचे की तरफ है। हाइड्रोजन कैसे है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ हमने दिखा दिया। उसके बाद देखो अगर सेकंड पे हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, तो इधर चलो बी वाली रिंग के पास आओ, बी वाली रिंग के पास। ये तो ए का हिस्सा था, इधर तो ए का हिस्सा था, तो इधर तो ऑलरेडी बॉन्ड जा चुका है। तो अब इसकी बात करो बी वाली रिंग की, तो बी कैसे है, अगर ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ है तो ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कैसे दिखाओगे, ऐसे, हाँ या ना। बाद बाकी अगर ये ब्रोमीन, ये ए वाली रिंग को छोड़ो, अब बी वाली रिंग में चलो, मतलब इधर इधर चलो, तो ब्रोमीन कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो ब्रोमीन ऊपर की तरफ, तो ये कहाँ आएगा बताओ, ये कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ कैसे दिखाओगे, ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमें क्या बनाना, इसको भी चेयर फॉर्म में, क्योंकि बी भी क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, तो उसे भी चेयर फॉर्म में करना होगा। तो कैसे करोगे, बस अब इसको अटैच कर दो। देखो बना दिया हमने चेयर फॉर्म, इसको हमने अटैच कर दिया। इज इट क्लियर। अब उसके बाद सी में चलो, देखो सी में देखो ब्रोमीन के जस्ट नेक्स्ट, इधर देखो, इधर इस वाले कार्बन को देखो, ब्रोमीन के जस्ट नेक्स्ट लेफ्ट में, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ था, इसके लेफ्ट में आओ।
लेफ्ट में, इधर इधर जैसे ही आया तो आपको पता चला कि हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, तो हाइड्रोजन को आपने नीचे की तरफ दिखा दिया इस कार्बन पे, जस्ट इसके बगल वाले कार्बन पे, इस पे। यस और नो, आया समझ में? उसके बाद ये वाला जो बॉन्ड होगा वो कैसे होगा? अगर हाइड्रोजन नीचे की तरफ है तो ये वाला बॉन्ड कैसे होगा? ऊपर की तरफ। बोलो यार, तो ऊपर की तरफ आप कैसे दिखाओगे? ऐसे दिखाओगे, हाँ या ना? इक्वेटोरियल पे आ जाएगा हाइड्रोजन, इस पे नीचे की तरफ, और इस पे इक्वेटोरियल की तरफ ऐसे आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब उसके बाद सिमिलरली यहां पे भी ब्रोमीन के राइट में चलो, तो ब्रोमीन यहां था, इसके राइट में इधर, इसके जस्ट बगल वाला, हम लेफ्ट में आ गए, अब राइट में आओ। राइट में जैसे ही आओगे तो हाइड्रोजन कैसे है? नीचे की तरफ, तो मतलब इस पोजीशन पे भी हाइड्रोजन कैसे आ जाएगा? नीचे की तरफ। और बाद बाकी अगर ये नीचे की तरफ है तो रिंग सी वाला ये जो बॉन्ड होगा वो कैसे जाएगा? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ कैसे दिखाओगे? ऐसे ही दिखाओगे, है ना? अब इसके बाद हमें क्या बनाना? इसको भी साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करना है। बोलो, तो क्या करेंगे? इसको हम कन्वर्ट कर देंगे ऐसे, देखो ऐसे करेंगे, ये होगा। ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं हिसाब से बनाता हूं, ठीक है? देखो आपने समझ तो आ गया होगा करना कैसे है। चलो देखो, जब स्टीरियो वाले क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा तो आपको सोचना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हमने ये बनाया, ये बना दिया था, उसके बाद ऐसा था, ऐसा था और ऐसा था, और यहां से क्या था? अपना ब्रोमीन था, ऐसा। ठीक है, ये ऐसा कन्फर्मर आएगा। यस और नो, इज इट क्लियर? ये ऐसा आएगा। अब यहां से क्या होगा? यहां से क्या होगा बताओ? यहां पे क्या था? यहां पे हाइड्रोजन था, यहां पे भी नीचे की तरफ हाइड्रोजन था। सबसे पहले SN1 में ये ब्रोमाइड बाहर जाएगा। जैसे ही ब्रोमाइड बाहर जाएगा तो कैसा बनेगा अपने पास? देखो मैं यहां बनाता हूं, जैसे ही ब्रोमाइड बाहर जाएगा SN1 में RDS स्टेप में, तो आपको कुछ ऐसा मिलता नजर आएगा। यहां पे पॉजिटिव और यहां पे पॉजिटिव, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा? एक p ऑर्बिटल, और इस मतलब पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही यहां से ब्रोमाइड बाहर गया, सुनो ध्यान से, जैसे ही ब्रोमाइड बाहर गया तो यहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या? कार्बन पे एक वेकेंट p ऑर्बिटल। बोलो यार, तो वो वेकेंट p ऑर्बिटल हमने दिखा दिया। अब देखो, अब क्या दिया हुआ था? वाटर। तो भाई यही सॉल्वेंट था अपना, और SN1 में जो सॉल्वेंट होता है वही किसकी तरह बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक करने आएगा? वाटर। तो आपने यार पढ़ा है कि भाई जैसे ही SN1 में कार्बोकेटायन बनता है तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है, मतलब p ऑर्बिटल जनरेट होता है। बोलो यार। अब उसके बाद आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो भी न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या कर सकता है? ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है, और ऊपर नीचे दोनों से अटैक कर सकता है। तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पे रेसेमाइजेशन हो जाती है। क्या हो जाती है जनाब? रेसेमाइजेशन हो जाती है। ये आपने SN1 में पढ़ा होगा। लेकिन जब मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो फिर यहां पे ऊपर से ही अटैक फेवरेबल होगा, नीचे से अटैक फेवरेबल हो ही नहीं पाता। नीचे से अटैक फेवरेबल हो ही नहीं पाता, यहां पे बस ऊपर से अटैक होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो हिस्सा है ना वो खाली है, वो स्टेरिकली अनहिंडर्ड है, वो खाली है, आराम से आएगा वाटर और p ऑर्बिटल के ऊपर वाली लोब में अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। बट जब नीचे से जाओगे ना तो नीचे से ये देख रहे हो कितने कार्बन्स हैं? कितने कार्बन्स हैं? ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, बगल में यहां हाइड्रोजन था, यहां हाइड्रोजन था, ये सब का रिपल्सन लगेगा। यस और नो? जब वाटर नीचे से अप्रोच करने जाएगा तो बहुत ज्यादा रिपल्सन फील करेगा। कहां से? नीचे से, बिकॉज नीचे बहुत सारे कार्बन एटम्स है, उसको बोलते हैं कैविटी। यहां पे कैविटी का रिपल्सन लगेगा वाटर के साथ, तो वो नीचे से अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, बहुत ही ज्यादा स्टेरिकली ब्लॉक्ड हो गया। ऐसे बोल सकते हैं कि देखो दो फेस थे अटैक करने के, एक ऊपर से अटैक करे, एक नीचे से अटैक करे। लेकिन यहां पे क्या हो गया? ये नीचे वाला साइड जो है वो ब्लॉक्ड हो गया। व्हाई? बिकॉज स्टेरिकली हिंडर्ड है, इसीलिए जा ही नहीं सकता। तो ऐसा बोलते हैं कि ये फेस, नीचे वाला जो फेस था जिससे नीचे साइड से अटैक होता वाटर का, वो स्टेरिकली ब्लॉक्ड है, उस तरफ से आप जा ही नहीं सकते। आया समझ में? और यहां से वाटर ऊपर से आराम से आएगा और अटैक करके प्रोडक्ट बना देगा, लेकिन नीचे से कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो एक बात बताओ, अगर नीचे से आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो ये उस टाइप की SN1 रिएक्शन है जहां रेसेमाइजेशन होता हुआ नजर आपको नहीं आएगा। जिस 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 डायरेक्शन में Br था उसी डायरेक्शन में OH लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से अटैक हो रहा है, और ऊपर से अगर अटैक हो रहा है तो हम बोलेंगे वो किस पे आएगा? अपना OH जो आएगा वो किस पे आएगा? वेज पे आएगा। यस और नो? वो किस पे आएगा? वेज पे आएगा। तो हम बोल सकते हैं वेज वाला ढूंढो। यहां पे देखो OH को डैश कर दिया, गलत है। नीचे से तो स्टेरिकली ब्लॉक्ड है, देखो नीचे से कहीं जगह ही नहीं मिलेगा वाटर को अटैक करने के लिए, हाईली स्टेरिकली ब्लॉक्ड है। लेकिन ऊपर से आराम से आ सकता है और अटैक करेगा। ठीक है,
अगर मैं बात करूं सी ऑप्शन की, तो देखो सी ऑप्शन दिख रहा है आपको, आई होप दिख रहा है। देखो ये जो सेंटर है ना, ऐसे वाले जो बॉन्ड्स होते हैं ना, इसका मतलब होता है या तो ये वेज में हो सकता है या तो ये डैश में हो सकता है, ये ऐसे जो होते हैं वो। तो भाई यहाँ पे अगर इसका मतलब क्या है, ये भी मिला है और ये भी मिला है, तो मतलब रेसेमाइजेशन, और रेसेमाइजेशन तो होगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि नीचे साइड से तो अटैक ही नहीं होगा, बोलो यार। तो ये भी ऑप्शन अपना क्या हो गया, कट हो गया। बाद बाकी देखो यहाँ पे ओ OH क्या है, ओ OH वेज पे है, जिस डायरेक्शन में बी आर उसी डायरेक्शन में ओ OH, क्योंकि ऊपर वाला ही फेस खाली है अटैक करने के लिए, ऊपर वाला जो फेस है वो स्टेरिकली अनहिंडर्ड है, नीचे वाला जो फेस है वो स्टेरिकली ब्लॉक्ड है। यस और नो, तो हम बोल सकते हैं ओ OH ऊपर से ही आएगा एंड मैकेनिज्म विल बी ऑफ कोर्स SN1। तो डी ऑप्शन क्या है अपना, करेक्ट है। आया समझ में? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छे क्वेश्चन है भाई, ठीक है, स्टीरियो बेस्ड है, अच्छे क्वेश्चन है, और मैंने जान के स्टीरियो बेस्ड डाले हैं ताकि ऐसा भी क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो वो कर पाओ, ठीक है, वरना ज़्यादा जेई में स्टीरियो वगैरह रहती नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाता है अगर एग्जाम में आ जाए तो। देखो Na पॉजिटिव OH माइनस, सबसे पहले फिनॉल दिया हुआ है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अब इसको आराम से आप कर सकते हो। सबसे पहले क्या, देखो फिनॉल है अपने पास, फिनॉल बनाओ, ठीक है, फिनॉल हमने बना दिया। फिनॉल के साथ क्या ले रखा है, NaOH। NaOH क्या करेगा, Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस, ये क्या करेगा, इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी, और एसिड बेस रिएक्शन के साथ यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। बोलो यार, ये सोडियम फिनॉक्साइड आपका जनरेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब उसके बाद देखो ये क्या दिया हुआ है, MeO ट्वाइस, उसके बाद क्या है भाई, SO2। अब ये क्या बना है, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर। यस और नो, तो बनाओ इसका स्ट्रक्चर। सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन, कैसे आएगा सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन, अगर मैं डबली बॉन्डेड से दिखा दूं तो कोई तकलीफ। सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 6 बॉन्ड। तो देखो वो कैसे बनाएगा, OMe के साथ 2 और बना लेगा। तो एक OMe के साथ मैं ऐसे दिखा देता हूं और एक OMe के साथ मैं ऐसे दिखा देता हूं। इज इट क्लियर? ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका, हाँ या ना, बोलो। यहां तक समझ में आया? अब देखो अब क्या करेंगे, अब यही अपना दूसरे स्टेप में ये दिया हुआ है, तो इसके साथ रिएक्शन होगी किसकी, फिनॉक्साइड आयन की। तो चलो करवाते हैं। देखो तो अब क्या है अपने पास ये है S डबल बॉन्डो, यहाँ पे O, यहाँ पे Me, यहाँ पे O, यहाँ पे Me। इज इट क्लियर? अब देखो होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, आएगा और इस सेंटर पे अटैक करेगा, Me वाले सेंटर पे। जैसे ही Me वाले सेंटर पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर खुल के और ये O नेगेटिव बनेगा, है ना। जैसे ही इस Me पे अटैक हुआ, सुनो ध्यान से, जैसे ही इस Me पे अटैक हुआ, ये वाली सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूटेगी और सीधा ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगी। तो बाहर क्या जाएगा, अपने को मिलेगा सबसे पहले O के साथ, अब कौन अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ ये Me अटैच हो जाएगा, बोलो यार। और साथ में क्या मिलेगा, O नेगेटिव, है ना, ऐसा और ये ऐसा। तो देखो ये O नेगेटिव इस डबल बॉन्डो और इस डबल बॉन्डो के साथ क्या होगा, कॉन्जुगेशन में होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव किया, और यहाँ पे क्या हो गया, Me पे अटैक होके SN2 होके, और ये लिविंग ग्रुप बाहर। तो ये लिविंग ग्रुप की तरह तो बिहेव किया ही, है ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये अपना प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट जो होगा अपना, ये एनिसोल होगा। मैकेनिज्म इज SN2, पहले एसिड बेस रिएक्शन हुई, फिर SN2 हुई, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव किया। आया समझ में? तो ये आसान क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टफ था नहीं। उसके बाद देखो ये, ठीक है, आपने पढ़ा होगा डाजन्स प्रोसेस, ये सर नो, आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा डाजन्स प्रोसेस। आप डाजन्स प्रोसेस में क्या लेते हो, OH है मान लो, यहाँ पे A लगा देता हूँ, B लगा देता हूँ, C लगा देता हूँ, तो ऑफकोर्स ये कायरल सेंटर बन गया। अब क्या पढ़ते हो आप कि भाई अगर यहाँ पे SOCl2 ले लिया जाए तो रिटेंशन होता है, ठीक है। अब मैकेनिज्म क्या होती है अपनी, SNI, ठीक है, SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये सर नो, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से क्या हो जाता है, रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन होते हुए, और यहाँ पे जिस साइड में OH होता है उसी साइड में अपना Cl अटैच हो जाता है, और उसे क्या बोलते हैं, सॉरी, रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन। ये आपने पढ़ा होगा, और इसी को बोलते हैं डाजन्स प्रोसेस। लेकिन जब आपने ये भी पढ़ा होगा कि भाई अगर ये OH है और यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, लेकिन इसकी रिएक्शन जब आप
SOCl2 पिरिडीन के साथ करवाते हो, किसके साथ, पिरिडीन के साथ करवाते हो, तो फिर आपको क्या मिलता है, फिर आपको लास्ट में SN2 स्टेप होती है और फिर मैकेनिज्म मतलब SN2 होके इन्वर्जन हो जाता है। जिस डायरेक्शन में OH है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आता है, Cl आता है। यहाँ पे ये एज इट इज, यहाँ पे ये C एज इट इज, और उसके बाद ये जो B होगा वो उधर जा चुका होगा, ये बन जाएगा। और इस केस में क्या देखने को मिलता है आपको, इन्वर्जन। बोलो यार, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पक्का पढ़ा होगा। अगर डायरेक्ट SOCl2 आ जाए तो SNI इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन, बट अगर SOCl2 के साथ पिरिडीन ले लिया जाए तो फिर यहाँ क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन। ये आपने पढ़ा होगा। अब मेरा सवाल ये है कि भाई हमने SOCl2 तो लिया है, लेकिन अगर ये आ जाए, ये क्या है अपना, इसे बोलते हैं 1,4 डाइऑक्सेन। इसे क्या बोलते हैं, 1,4 डाइऑक्सेन। देखो 1 2 3 1,4 पोजीशन पे ऑक्सीजन है तो इसीलिए 1,4 डाइऑक्सेन, 2 ऑक्सीजन है तो इसीलिए बोलते हैं डाइऑक्सेन। तो SOCl2 और जब 1,4 डाइऑक्सेन होगा तब क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तब क्या होगा भाई, क्या आप रिटेंशन होगा, इन्वर्जन होगा, क्या होगा, या कुछ नहीं होगा, ये आपको बताना है। चलो पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट। सॉरी, चलो पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट। ओके, चलो मैं इसको इरेज करता हूं। देखो होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। देखो यहाँ पे Me है, यहाँ पे H है, यहाँ पे D है, ठीक है, और क्या है यहाँ पे OH, यस और नो, यहाँ पे OH है। अब कैसे, SOCl2 थायनिल क्लोराइड कैसा होता है भाई, ऐसा होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या करता है भाई, ये इस पे अटैक करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये डायरेक्ट इस पे अटैक करेगा। ये भी sp3 सेंटर है, sp3 सेंटर है। बोलो यार ये कैसा सेंटर है, एक लोन पेयर होगा। देखो देखो देखो, एक लोन पेयर तो होगा ही। तो ये सल्फर कैसा सेंटर है, sp3, तो ये SN2 टाइप आराम से इस पे आएगा, ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा और डायरेक्ट यहाँ से Cl बाहर, ये होता है, ठीक है। आप बोलोगे भाई पहले पाई बॉन्ड को तोड़, बाहर में जाए पाई बॉन्ड, डायरेक्ट इस पे अटैक होगा और यहाँ से Cl बाहर, ये होता है क्योंकि ये भी sp3 सेंटर है। आप बोलते हो ना यार CH3Cl ले लो और यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल ले लो, तो ये डायरेक्ट आप आते हो, इस पे अटैक करवाते हो, यहाँ से Cl को बाहर करते हो और SN2 मैकेनिज्म बोल देते हो। और ये भी कैसा था, ये भी sp3 सेंटर था। सिमिलरली ये भी कैसा है, ये भी sp3 सेंटर है। तो सेम वे में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करता है और यहाँ से Cl बाहर, ठीक है। इज इट क्लियर यहाँ तक। अब देखो, अब देखो सुनना ध्यान से। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या जुड़ा, S डबल बॉन्ड O और Cl। देखो S डबल बॉन्ड O और Cl जुड़ा, यस और नो। यहां से बाहर क्या निकला था, यहां से Cl माइनस बाहर निकला था, तो उस Cl माइनस को हमने बाहर दिखा दिया कि भाई ये Cl माइनस क्या है, बाहर निकला है। इज इट क्लियर। अब ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच था, तो भाई उस हाइड्रोजन को भी जोड़ो और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यस और नो। यहाँ पे Me, यहाँ पे H, यहाँ पे D, क्लियर है, ऐसा बन जाएगा। इज इट क्लियर। अब उसके बाद जो Cl माइनस निकला, अब उसके बाद क्या होगा, जो Cl माइनस निकला वो क्या करता है, इस H को चुरा के और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो क्या बन जाएगा अपना, ये Me, ये H, ये D और ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन, ये सल्फर और यहाँ से ये Cl। इज इट क्लियर। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद देखो क्या होता है, अब ना ये जो डाइऑक्सेन है वो अपना काम दिखाएगा। कैसे दिखाएगा देखना। अब ये डाइऑक्सेन काम में आता है। ये क्या करता है, अब ये लिविंग ग्रुप की तरह है। बोलो यार, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है फिर सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड हो, तो पक्का ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा होगा। अरे बोलो हाँ या ना, पक्का ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, लिविंग ग्रुप की तरह। क्योंकि जैसे ही यहाँ से O नेगेटिव बनेगा, वो O नेगेटिव इस डबल बॉन्डों के साथ क्या कर रहा होगा, रेजोनेंस कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करता है, ये जो अपना डाइऑक्सेन है वो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये देखो, ये जो अपना डाइऑक्सेन है, सुनना ध्यान से, इसके पास क्या है, लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करेगा, ये इस सेंटर पे अटैक करता है और यहां से ये बाहर, ठीक है। और यहां से आपने ये भी पढ़ा होगा कि SOCl2 वाली जो रिएक्शन होती है, इसमें SO2 गैस और HCl गैस बाहर जाती है ना। तो ये जैसे ही O नेगेटिव बनाएगा, जैसे देखो हुआ क्या, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आया, इस सेंटर पे अटैक किया, यहां से ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर, तो क्या बन जाएगा बताओ। अब ये SN2 अटैक हो रहा है, बोलो यार,
SN2 टाइप अटैक हो रहा है। अगर SN2 टाइप अटैक हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में लिविंग ग्रुप था उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव क्यों किया, बिकॉज इसके पास क्या है, लोन पेयर है। आया समझ में? तो क्या बन जाएगा भाई अपना, कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो अब उसके बाद Me, ये D और ये H, यहां तक आया समझ में। और साथ में क्या बाहर निकला, देखो साथ में निकला ये S डबल बॉन्ड O, यहां पे O नेगेटिव, यहां पे Cl। आपने ये भी पढ़ा होगा कि भाई ये जो SOCl2 वाली रिएक्शन होती है ना, यहां से SO2 गैस और HCl गैस बाहर जाती है। क्या होती है, SO2 गैस और HCl गैस बाहर जाती है। वो कैसे जाती है, जैसे ही यहाँ पे S डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव बना और Cl, ये वाली क्वांटिटी बाहर आई, जो जिसको मैंने लिविंग ग्रुप की तरह ट्रीट किया था, जैसे ही ये बाहर आया, अब क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट करता है और यहाँ से Cl बाहर, ये नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट होता है, लोन पेयर जो है वो पाई में कन्वर्ट होता है और यहाँ से Cl बाहर। तो देखो यहाँ से क्या, जैसे ही Cl को बाहर करोगे तो ये भी डबल बॉन्ड में आ जाएगा। जैसे ही इस नेगेटिव चार्ज ने अपने अपने को किस में कन्वर्ट किया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, तो ये S डबल बॉन्ड हो, ये भी S डबल बॉन्ड हो, तो क्या बन जाएगा, SO2 वो, और Cl माइनस यहाँ से बाहर, तो प्लस Cl माइनस। बोलो यार, यहां तक समझ में आया कहानी, यहां तक समझ में आया। और साथ में ये मिल गया, बोलो इज इट क्लियर, साथ में क्या मिल गया, ये मिल गया। अब इसके बाद देखना, अब ये Cl माइनस जैसे ही यहां से आजाद हुआ है, ये रिएक्शन मिक्सचर में घूमता रहेगा, हाँ या ना, रिएक्शन मिक्सचर में पड़ा होगा। ये तो SO2 गैस बन के उड़ गई, लेकिन अब ये Cl माइनस रिएक्शन मिक्सचर में पड़ा होगा। ये जैसे ही पड़ा होगा रिएक्शन मिक्सचर में, अब देखना यहां पे पॉजिटिव नहीं, भाई 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 थोड़ा सा देखो 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 देखो, इस ऑक्सीजन ने अटैक, जैसे ही इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर से इस सेंटर पे अटैक करा था, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब क्या है अपने पास, मैं फिर से बना देता हूं, अपने पास कुछ ऐसा है, H, ये Me है ना, ये ऑक्सीजन, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा है ना, और यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब जो ये Cl माइनस रिएक्शन मिक्सचर में पड़ा है, वो अपना काम दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, ये Cl माइनस अब क्या करेगा, बैक साइड से, क्योंकि ये भी लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा होगा, क्योंकि भाई इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये बोलेगा भाई मेरे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर, तो ये Cl माइनस आता है। हद है यार, क्या हो रहा है पता नहीं। देखो फिर से बनाता हूँ, एक मिनट गाइस, ये बोर्ड सही से वर्क नहीं कर रहा। देखो सबसे पहले तो इसको बना देता हूं, ये क्या था देखो, OH, ये H था, ये D था, ऐसे चलते चलते आए तो ये बना है ना, ये बना। अब देखो अब क्या होगा, मैंने क्या बताया, ये Cl माइनस रिएक्शन मिक्सचर में पड़ा होगा, ये Cl माइनस आएगा, और ये क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये पक्का ऑक्सीजन चाहेगा कि मेरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये Cl माइनस क्या करता है, अब यहां से इस पे बैक साइड अटैक, और यहां से ये बाहर हो जाएगा। तो अब जैसे ही ऑफकोर्स यहाँ पे भी जो ऐसे मैकेनिज्म होगी वो SN2 से, जैसे Cl माइनस अटैक करेगा, यहां से ये ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर हो जाएगा। इसे बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आती है, 3 बॉन्ड बनाता है, तो उसे बोलते हैं क्या, ऑक्सोनियम आयन। यस और नो, क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन। जैसे ही Cl माइनस अटैक करेगा, ये यहां से लिविंग ग्रुप की तरह बाहर। अब बताओ, जिस डायरेक्शन में लिविंग ग्रुप था उसके अपोजिट डायरेक्शन में Cl आ जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो किस डायरेक्शन में लिविंग ग्रुप था, इस डायरेक्शन में, तो Cl किधर आएगा, उधर, H किधर आ जाएगा, इधर। मतलब वही SN2 में इन्वर्जन होती है, तो फिर से SN2 होके ये Me एज इट इज, H अब इधर आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा, और D नीचे था वो नीचे ही रह जाएगा, और बाद बाकी यही अपना फाइनल प्रोडक्ट होगा, और इसी को क्या बोलेंगे, मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे। बोलो यार, इसको क्या बोलेंगे, मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे। तो अब देखो मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में OH था उसी डायरेक्शन में Cl आया, मतलब यहां भी क्या हुआ, यहां भी रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन हुआ। क्या हुआ, रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन। मतलब हम बोल सकते हैं भाई ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। यस और नो, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो Cl इधर दिखा दिया, इन्वर्जन दोनों तो होगा नहीं, बोथ एन भी गलत है, नोटा तो होगा नहीं, ए इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? तो मतलब पता क्या चला अपने को, इतना से पता तो ये चल गया भाई कि अगर डायरेक्ट SOCl2 आ जाए तो क्या होगा, रिटेंशन। अगर SOCl2 के साथ pyridine आ जाए तो क्या होगा, इन्वर्जन। और SOCl2 के साथ डाइऑक्सेन आ जाए तब क्या होगा, रिटेंशन। आया समझ में? जैसे मान लो मैं लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं OH, यहां पे A, यहां पे B, यहां पे C। यहां पे पहले मैंने डाला SOCl2,
दूसरा मैंने डाला SOCl2 pyridine, और तीसरा मैंने डाला SOCl2 डायोक्सेन। ठीक है, तो यहां पे क्या बताओ, यहां पे रिटेंशन, रिटेंशन मतलब इधर ही ये ABC इधर ही रहेगा और इसको क्या बोलेंगे, रिटेंशन बोलेंगे। ठीक है, यहां पे क्या होता है, इन्वर्जन, तो Cl इधर आ जाएगा, A एज इट इज, C एज इट इज, B इधर आ जाएगा, और ये क्या, इन्वर्जन। ये और नो बोलो, हाँ या ना। और यहाँ पे SOCl2 डायोक्सेन में भी रिटेंशन, रिटेंशन बोले तो A यहीं पे, B यहीं पे, C यहीं पे और Cl यहाँ पे, और यहाँ भी क्या हो गया, रिटेंशन। बोलो यार, आया समझ में। तो ये तीनों रिएक्शंस आपको ध्यान में होनी चाहिए, SOCl2 के साथ, SOCl2 pyridine के साथ, और SOCl2 इसके साथ, किसके साथ, डायोक्सेन के साथ। आई होप आपको ये सारी रिएक्शन समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट करते हैं। देखो ये दिया हुआ है TbO माइनस के है, ये यहाँ पे T नहीं होगा, ये अपना ये है डायरेक्ट टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है। ठीक है, TbO नेगेटिव के पॉजिटिव, ये है। ठीक है, TbO नेगेटिव के पॉजिटिव, और साथ में हीट दे रखा है। किसको फेवर कर रहा है बताओ, ऑफ कोर्स E2 एलिमिनेशन। बोलो यार, E2 एलिमिनेशन को फेवर कर रहा है। तो क्या है, सबस्ट्रेट, अपना सबस्ट्रेट बना लो। ये ऐसा, यहां पे ये ऐसा, और यहां पे ये ऐसा, और साथ में क्या है, ऐसा है। आया समझ में, इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखो, अब उसके बाद बताओ मेरे को, E2 एलिमिनेशन के लिए हम जानते हैं कि अगर भाई कहीं पे E2 एलिमिनेशन होनी है, अगर E2 एलिमिनेशन होनी है तो क्या होना चाहिए, एंटी पेरी प्लेनर अरेंजमेंट। क्या होना चाहिए, एंटी पेरी प्लेनर अरेंजमेंट, तभी E2 एलिमिनेशन प्रोसीड होती है, अदरवाइज E2 एलिमिनेशन नहीं होती है। आपने ये पढ़ा है, हमने आपको बताया भी है। अब देखो आप ये BR कैसे है, ये BR ऐसे जाता हुआ नजर आ रहा है ना, ऐसे इस डायरेक्शन में BR है। अब इसके एंटी आपको कोई हाइड्रोजन ड्यूटेरियम दिख रहा है क्या, नहीं, आंसर है नहीं। यस और नो, ऐसा आपको कोई आपको दिख नहीं रहा है कि भाई BR इस डायरेक्शन में तो कोई हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में आ जाए इसके एंटी, अगर BR इधर है तो कोई हाइड्रोजन ऐसे आ जाए तभी वो एंटी कहलाता, लेकिन ऐसा आपको कहीं नहीं दिख रहा है। यस और नो बोलो, कहीं नहीं दिख रहा है। और ये कैसा सिस्टम है, बाईसाइक्लो, देखो ये बाईसाइक्लो सिस्टम है। बोलो यार कैसा सिस्टम है बताओ, ये बाईसाइक्लो सिस्टम। तो ये बाईसाइक्लो में कैसा सिस्टम है, बाईसाइक्लो में देखो इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, तो 2 2, और ये ब्रीजिंग एक ही कार्बन का है तो 2 2 1, तो ये बाईसाइक्लो 2 2 1 सिस्टम है। ठीक है, ऐसे ही आप ये भी कर सकते हो, बाईसाइक्लो 2 2 2 सिस्टम। 2 2 2 सिस्टम कैसा होगा, यहां पे बस कार्बन, यहां पे ब्रीजिंग कार्बन एक है, यहां पे 2 आ जाएंगे, ऐसा। ये 2 2 2 सिस्टम है। यस और नो। तो अब होता क्या है, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब बाईसाइक्लो 2 2 1 सिस्टम आ जाए या बाईसाइक्लो 2 2 2 सिस्टम आ जाए, फिर यहां पे एंटी पेरी प्लेनर अरेंजमेंट तो मिलेगा नहीं हमें, क्योंकि आप खुद देख लो, आपको नहीं दिख रहा होगा कोई भी ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड जो इस BR के अपोजिट हो, क्योंकि है क्या, ये अल्फा है और इधर ये बीटा है, तो इधर से यहां पे डबल बॉन्ड तो आ नहीं सकता। ये भी अपना एक बीटा था, लेकिन इस बीटा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अगर यहां से एलिमिनेट करवा भी देते तो यहां डबल बॉन्ड आता, और यहां डबल बॉन्ड अगर आप यहां डबल बॉन्ड दिखा भी दोगे तो ये भाई गलत माना जाएगा। अगर मान लो यहां डबल बॉन्ड दिखा भी दोगे तो ये क्या है, गलत है। वाई, बिकॉज ऑफ ब्रेड्स रूल, ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं आते हैं, हाँ या ना। मतलब अल्फा तो ये बीटा, यही पोजीशन है, इसी पोजीशन से एलिमिनेट अगर होगा तो इसी पोजीशन से, बीटा पोजीशन से ही, इस पोजीशन से जहां पे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम लगे हैं। तो भाई अब यहां पे तो एंटी पेरी प्लेनर अरेंजमेंट ही नहीं है, तो फिर आप एलिमिनेशन कैसे करवाओगे, है ना। ये सवाल है या नहीं है, बोलो। यहां पे BR के एंटी तो कोई हाइड्रोजन दिख ही नहीं रहा है या ड्यूटेरियम दिख ही नहीं रहा है। BR के रेस्पेक्ट में ड्यूटेरियम कैसा है, सिन है, जिस डायरेक्शन में BR है उसी डायरेक्शन में ड्यूटेरियम भी है, तो ये सिन है दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो कैसे एलिमिनेशन होगा।
तो ध्यान रखना, जब बाइसाइक्लो 2 to 1 आ जाए या बाइसाइक्लो 2 to 2 सिस्टम आ जाए तो फिर यहाँ पे E2 एलिमिनेशन सिन मेथड से जाती है, सिन एलिमिनेशन बन जाती है। हाँ बिल्कुल, सिन एलिमिनेशन बन जाती है। और यहाँ पे ये O नेगेटिव इसी ड्यूटेरियम को पकड़ता है, ये फिर पाई बॉन्ड में, और यहां से ये बाहर आया समझ में, और ये आपको ऐसा बन जाएगा। और ये प्रोडक्ट, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, और इससे ऑफकोर्स एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ड्यूटेरियम चला गया, ड्यूटेरियम क्या हो गया, चला गया। आया समझ में। तो जब बाइसाइक्लो 2 to 1 सिस्टम आ जाए या बाइसाइक्लो 2 to 2 सिस्टम, ऐसा वाला सिस्टम, और इसमें आपको E2 एलिमिनेशन करवाए, तो भाई यहां पे सिन एलिमिनेशन होती है। ठीक है, जो सेम साइड में होंगे वही ग्रुप लीव कर जाते हैं, सिन एलिमिनेशन। यहाँ पे एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट देखने को मिलता भी नहीं है और होता भी नहीं है। तो यहाँ पे जो सिन होते हैं, Br के रेस्पेक्ट में ड्यूटेरियम सिन था तो ड्यूटेरियम ही एलिमिनेट हुआ, टर्सिब्यूटॉक्साइड आया, ड्यूटेरियम को पकड़ा, यहाँ से पाई बॉन्ड और यहाँ से Br बाहर। तो ऐसी एलिमिनेशन देखने को मिलती है कब, जब बाइसाइक्लो 2 to 1 या बाइसाइक्लो 2 to 2 सिस्टम आ जाए। आई होप आपको ये भी चीज समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो क्या कह रहा है, रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सॉल्वोलिसिस बोले तो SN1, क्योंकि सॉल्वोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है वही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो सॉल्वोलिसिस मतलब SN1। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, कार्बोकेटायन बनाओ। पहला कार्बोकेटायन ऐसा बनेगा, बोलो यार, पहला कार्बोकेटायन ऐसा बनेगा। जैसे ये लिविंग ग्रुप जाएगा तो पहला कार्बोकेटायन तो ऐसा ही बनेगा। दूसरा कार्बोकेटायन कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो बोलो यार, दूसरा कार्बोकेटायन तो अपना ऐसा बनेगा। तीसरा कार्बोकेटायन कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तीसरा कार्बोकेटायन ऐसा बनेगा। अब हमें ये देखना है कि भाई स्टेबिलिटी, आप जानते हो कि ब्रिज हेड पोजीशंस पर, ये सब ब्रिज हेड पोजीशन पर कार्बोकेटायन है, ये सॉर्नो मानते हो, ब्रिज हेड पोजीशन पर कार्बोकेटायन है, ये भी ब्रिज हेड पर, ये भी ब्रिज हेड पर, ये भी ब्रिज हेड पर। आप जानते हो ब्रिज हेड पर भाई कार्बोकेटायन देना पाप है। क्यों? क्योंकि ब्रेड्स रूल कहता है कि भाई sp2, मतलब अगर कार्बोकेटायन आ रहा है ब्रिज हेड पे, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp2, और अगर आप sp2 दिखा रहे हो तो मतलब इसको प्लेनर दिखाना पड़ेगा, और ब्रिज हेड पोजीशन पे प्लेनर अचीव नहीं हो पाती है। ये कौन कहता है, ये कहता है ब्रेड्स रूल। तो भाई ये तो गलत है। लेकिन होता क्या, ध्यान से सुनना, जब कार्बन मतलब स्केलेटन जो है जब वो इंक्रीज करता है, जब कार्बन नंबर बढ़ते हैं, ठीक है, ब्रिजिंग के आसपास जब कार्बन नंबर बढ़ने लगते हैं, तो जैसे जैसे आप इधर जाओगे तो कार्बन नंबर बढ़ रहा है। वैसे भी देखो यहाँ पे ब्रिजिंग में कितने आए, 1 कार्बन, यहाँ से यहाँ ब्रिज जो बना हुआ है उसमें कितने आए, 2 कार्बन, यहाँ और ज्यादा, देखो 1 ये कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यस और नो। तो यहाँ 3 कार्बन से कनेक्टेड है। मतलब जैसे आप इधर जा रहे हो तो स्केलेटन में जो कार्बन नंबर की मतलब कार्बन एटम्स का जो नंबर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब स्केलेटन में कार्बन एटम्स का नंबर इंक्रीज होता है ना, तो बोला जाता है कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीजेस। और वो कार्बोकेटायन क्या कर सकता है, प्लेनरिटी काफी हद तक अचीव कर सकता है। ठीक है, जैसे जैसे ब्रिज हेड कंपाउंड्स में आप कार्बन स्केलेटन के नंबर को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो फिर वो प्लेनरिटी की तरफ जा सकता है, वो प्लेनरिटी की तरफ अचीव कर सकता है वो प्लेनरिटी को। तो इसीलिए हम बोलेंगे जैसे जैसे आप इधर आओगे वो प्लेनरिटी को अचीव करेगा। ये तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा, ये तो सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ आ रहा है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को प्लेनरिटी की तरफ ले जा रहा होगा, और ये सबसे ज्यादा ले जा सकता है बिकॉज यहाँ आपने कार्बन स्केलेटन में नंबर सबसे ज्यादा बढ़ाए हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करेगी, और सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करेगी तो ये प्लेनरिटी को सबसे जल्दी अचीव कर सकता है, और ये सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होगा इनसे और इनसे। तो अगर ये सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, तुम बोल सकते हैं 3 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर 2 की, फिर 1 की। बोलो यार हाँ या ना, क्योंकि भाई जैसे जैसे आप कार्बन नंबर की स्केलेटन में कार्बन नंबर बढ़ाओगे तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने से क्या होगा, प्लेनरिटी अचीवेबल होने लगती है, प्लेनरिटी आ सकती है। और अगर प्लेनरिटी आएगी तो कार्बोकेटायन क्या चाहता है कि भाई मैं प्लेनर रहूं, तो प्लेनर करोगे तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हो आप, यहाँ पे तो प्लेनर रहेगा ही नहीं है कार्बोकेटायन। तो इसीलिए जैसे जैसे इधर की तरफ आ रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बढ़ेगा। तो 3 सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 1।
जिस ऑर्डर में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उसी ऑर्डर में क्या रेट ऑफ SN1 और सॉल्वोलिसिस। ये और नो, तो हम बोल सकते हैं 1 की सबसे ज्यादा, फिर 2 की, फिर 3 की। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। गलत है, गलत है, गलत है। आया समझ में? देखो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखो क्या कह रहा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर formed in the reaction of 2s, 3r 2 chloro 3 phenyl butane with NaOH and ETOH is। मतलब मेजर प्रोडक्ट आपको बताने हैं। सबसे पहले किससे किससे? ये फिनाइल है, ठीक है, ये फिनाइल है, फिनाइल ब्यूटेन। ये एन कर लो आप, फिनाइल ब्यूटेन। देखो मैं लिख देता हूं क्या है, 2s, 3r, ठीक है, 2 क्लोरो 3 फिनाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 फिनाइल ब्यूटेन, ठीक है, ऐसा। ये 2s, 3r 2 क्लोरो 3 फिनाइल ब्यूटेन कैसा होगा भाई? सबसे पहले ये बनाओ 2 क्लोरो 3 फिनाइल ब्यूटेन। तो सबसे पहले हमने ब्यूटेन बना लिया, इस पे 1 और ये 2, तो 2 पे क्लोरो दिखा दिया, 3 पे क्या दिखाना है? फिनाइल। तो एक पीएच लगा दो आप 3 पे, और ये 4। तो देखो यही होगा ना अपना 2 क्लोरो 3 फिनाइल ब्यूटेन। मानते हो ना? हाँ या ना? यही होगा ना 2 क्लोरो 3 फिनाइल ब्यूटेन। बाद बाकी ये 2s 3r का काम करते हैं हम। पहले ये होगा ना 2 क्लोरो 3 फिनाइल ब्यूटेन। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद हम ये 2s 3r क्या है वो करते हैं। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसे फीसर प्रोजेक्शन में ले जाता हूँ। क्या करता हूँ? फीसर प्रोजेक्शन में ले जाता हूँ। फीसर प्रोजेक्शन में जैसे ही ले जाऊंगा तो देखो ऐसे दिखा सकते हैं। मिथाइल मिथाइल को सेम साइड में मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो मिथाइल मिथाइल को मैं क्या करता हूँ, दोनों को वर्टिकल पोजीशन पे ही रखता हूँ। तो ये मिथाइल मिथाइल आ गया। उसके बाद एक बार क्या करते हैं, Cl को यहाँ लगाते हैं, क्योंकि ये 1 होगा तो डेफिनेटली इसको 2 होना पड़ेगा, इसीलिए Cl को यहाँ नहीं लगा के यहाँ लगाया। यहाँ भी लगाते तब भी यहाँ से नंबरिंग 1 2 कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, बात तो बराबर ही है, बस कन्फिगुरेशन में अंतर आएगा, वो अलग बात है। देखते हैं भाई। तो CH3 यहाँ पे H, ये कौन सा कार्बन अपना 3, यहाँ पे एक बार में pH इधर लगाता हूँ और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। यही है, देखो 2 पे क्लोरो आ गया, 3 पे फिनाइल आ गया, और ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और ये ब्यूटेन आ गया। तो 2 क्लोरो 3 फिनाइल ब्यूटेन, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। अब अगर ये पॉसिबिलिटी है तो आप क्या करो, इसमें ना SR कन्फिग्रेशन निकालो आप, और देखो क्या ये 2s, 3r आ रहा है। मतलब 2s कहने का मतलब क्या है, सेकेंड पोजीशन पे जो कायरल है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आनी चाहिए, एस आनी चाहिए। और 3r कहने का मतलब है जो थर्ड पोजीशन है उस पर क्या आना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन आर आना चाहिए। देखो मिट भी गया, हद है भाई। देखो ऐसा बनाया था हमने, ये पीएच, ये एमी, ये एमी, ये एच, ये सीएल, ये एच, ठीक है। इज इट क्लियर? यहां तक आई समझ में कहानी? आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखो सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करो, निकालो। तो देखो इस कार्बन की करते हैं, ये जो 2 पोजीशन है और ये 3 है, तो 2 पे सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ। सबसे पहले किसको मिलेगा, क्लोरीन को मिलेगा, 1 को, है ना। उसके बाद देखो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, सेकंड इसको मिलेगी, क्योंकि अब इस कार्बन से बस एक एमी है और एक एच है, लेकिन इस कार्बन से कार्बन है, फिनाइल रिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। तो पहला प्रायोरिटी इसको और इसको। अगर आपने ये प्रायोरिटी आपको डिसाइड करना नहीं आ रहा है तो आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो आपने पढ़ा था CIP रूल, कान इंगॉल प्रिलॉग सिस्टम, आप उसको देखो, आ जाएगा आपको कि हाउ टू डिसाइड प्रायोरिटी, ठीक है। तो आप उसको जाके रिवाइज करना। देखो 1, ये 2 मिलेगा इसको, बाद बाकी इस मिथाइल को 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा। तो देखो 1 से 3 चलना होता है वाया 2, तो 1 से 3 चला वाया 2, मतलब 2 को होते हुए आप 3 को चलो, तो 1 से 2 चला, मतलब 1 से 3 चला वाया 2। देखो हॉरिजॉन्टल पे लीस्ट प्रायोरिटी कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे, तो ट्रिक क्या होता है, HCS, हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज तो क्या आता है S। हॉरिजॉन्टल पे अगर आपकी लीस्ट प्रायोरिटी वाली होती है और अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते हो तो S आता है, तो ये S हो जाएगा। देखो हम क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पे लीस्ट प्रायोरिटी वाला है तो S आ जाएगा, मतलब ये हमारा मैच कर गया। क्या देखते हैं 3R वाला भी मैच कर रहा है क्या, क्या R आ रहा है इस पे, देखते हैं। देखो थर्ड के रेस्पेक्ट में, थर्ड वाले कायरल सेंटर के रेस्पेक्ट में आप प्रायोरिटी डिसाइड करो, PH, H, Me और ये बड़ा सा ग्रुप, PH, H, Me और ये बड़ा सा ग्रुप किसको
फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगा? तो देखो इस कार्बन से देखोगे इधर फिनाइल है, और फिनाइल में क्या होते हैं? कार्बन एटम्स ही होते हैं। फिर इधर देखो मिथाइल है, उसमें भी कार्बन ही है, इधर हाइड्रोजन है, वो तो लीस्ट प्रायोरिटी जाएगा। लेकिन जब इधर ये जो बड़ा ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड वाला सेंटर है उसमें 4 ग्रुप्स है ना, एक पीएच, एक एमई और एक ही एच, और ये वाला जो ग्रुप है वो तो एक अकेला एक यूनिट है, तो उस कार्बन से एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। मतलब फर्स्ट वाला जो प्रायोरिटी मिलेगा वो उस बड़े वाले ग्रुप को मिलेगा, है ना, वो बड़े वाले ग्रुप को मिलेगा फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज वहां कहीं ना कहीं क्लोरीन है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। इधर तो कार्बन एटम्स ही थे, तो इसीलिए 1 उसको दिया मैंने। अब बाद बाकी मिथाइल और फिनाइल में किसको आ जाएगा? सेकंड फिनाइल को मिलेगा, और थर्ड इसको मिलेगा, और फोर्थ इसको मिलेगा। कैसे चलना है? 1 से 3 वाया 2, तो 1 उसको था तो 1 से चला 3 वाया 2, देखो 1 ये था तो 1 से चला मैंने 3 वाया 2, तो देखो ऐसा आया, मतलब क्लॉकवाइज ही मूव कर रहे हो। हॉरिजॉन्टल पे अगर लीस्ट प्रायोरिटी कहाँ है? हॉरिजॉन्टल पे ही है, हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज ही मूव कर रहे हो, HCS आ जाएगा। फिर से S आ रहा है यहाँ पे, फिर से क्या आ रहा है यहाँ पे? S आ रहा है, तो ये भी अपना क्या हो गया? गलत हो गया। मतलब पीएच की डायरेक्शन आपको चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये Cl एज इट इज रखो, देखो यहाँ पे आप Cl की पोजीशन एज इट इज रखो, क्योंकि वहां से हमें S मिल चुका है, Cl को हमने यहीं रखा, ठीक है, ये Me, ये H, ठीक है, बाद बाकी ये H, ये क्या आ जाएगा? ये अब pH को क्या करो? चेंज कर दो, क्योंकि pH जब इधर था तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे ऐसे ही आ रहा है, लेकिन हमें क्या लाना? R लाना, तो अब pH को आप चेंज कर लो, pH को चेंज करके इधर ला दो, ठीक है। अब देखो अब क्या करो आप, अब pH को मैं यहां लिखता हूं और H को यहां लिख देता हूं, और ये CH3 यहां, तो ये तो अपना ये आ ही गया था S, ये तो S आ ही गया था 2S। अब ये अब करो, अब इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3, इसको 4, तो 1 2 1 से 3 वाया 2, 1 से 3 वाया 2, देखो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। हॉरिजॉन्टल पे हो लीस्ट प्रायोरिटी, क्लॉकवाइज घूमते हैं तो ऐसा आता है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे ये लीस्ट प्रायोरिटी देखो हॉरिजॉन्टल वाले पे है, और क्लॉकवाइज घूमोगे तो ऐसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। बोलो यार, एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। तो अब इस बार क्या हो गया? इसका कन्फिग्रेशन आर हो गया। तो मतलब ऐसा फॉर्म बनाना था हमें पहले, यहां तक समझ में आया? सबसे पहले आपको ये बनाना था, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक तो समझ में आया होगा। चलो अब देखते हैं, अब हमें पता चल गया हमारा कैसा फॉर्म है, तो अब हम काम करते हैं। देखो इधर देखो, यहां पे ये Me, यहां पे ये Cl, यहां पे ये H, यहां पे इधर pH, यहां पे ये H और यहां पे ये Me। इसको मैं क्या करता हूं? 100 हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेता हूं, वहां से आसानी होगी चीज। 100 हर्ट्ज में कन्वर्ट करना जानते हो, आई होप आपको पता होगा कैसे। 2 डंडे दिखाते हैं, ठीक है। बाद बाकी देखो थोड़ा सा इसको, ठीक है, देखो ये अपने सीधी लाइन खींची, जो Me ये क्या होते हैं? ये दोनों एक्लिप्स फॉर्म में होते हैं। फीचर प्रोजेक्शन किस फॉर्म में होते हैं? एक्लिप्स फॉर्म में। मतलब अगर आप Me दिखा रहे हो यहां पे, तो ये जो Me आएगा वो जस्ट इसके सामने आएगा, बिकॉज फीचर प्रोजेक्शन आर एक्लिप्स प्रोजेक्शन, यस और नो, जानते हो ना। तो इसके जस्ट सामने में आएगा, तो सामने में कैसे दिखाओगे? ऐसे दिखाओगे। Me इस सेंटर की बात कर रहा हूं। लेफ्ट में क्या है? H है, तो लेफ्ट में H दिखा दो। राइट में क्या है? Cl है, तो राइट में क्या दिखा दो? Cl दिखा दो। यस और नो, बोलो हाँ या ना। उसके बाद क्या करो? अब इस Me की बात करते हो। Me के लेफ्ट में क्या है? pH, तो ये Me जो था इसके लेफ्ट में क्या है? pH, तो pH दिखा दिया हमने। राइट में क्या है? हाइड्रोजन, देखो राइट में क्या है? हाइड्रोजन, तो अब हाइड्रोजन दिखा दो, दिखा दिया हमने, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ था? NaOH और ETOH से रिएक्शन, ये कैसा है? ये अल्कोहलिक, NaOH NaOH, NaOH और ETOH। देखो NaOH और ETOH किसको फेवर कर रहा है? ऑफ कोर्स E2 एलिमिनेशन को, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, तो E2 एलिमिनेशन को फेवर करेगा। किसको फेवर करेगा? E2 एलिमिनेशन को। SN2 तो भूल ही जाना, E2 एलिमिनेशन को फेवर करेगा भाई। ये किसको फेवर करेगा? E2, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर ये E2 एलिमिनेशन को फेवर करेगा, तो E2 में हम क्या जानते हैं कि भाई अरेंजमेंट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए, है ना। कैसा होना चाहिए? एंटी पेरीप्लेनर। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एंटी पेरीप्लेनर बनाना पड़ेगा। तो चलो देखो हम क्या करते हैं, Cl को थोड़ा सा इधर लाते हैं, है ना। देखो
देखो Cl को मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा रोटेट करके, देखो आप जानते हो यार कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होता है, तो आप क्या करो, इसको पकड़ लो, इस वाले ग्रुप को पकड़ लो और इस सिंगल इसको फिक्स कर दो। इस सेंटर को हमने फिक्स कर दिया, इस सेंटर को फिक्स कर लो पहले, है ना, इस सेंटर को फिक्स कर लो और इसको रोटेट करो पहले। कितना रोटेट करना है, जस्ट थोड़ा थोड़ा सा इधर रोटेट किया ताकि अपना जो Cl है वो परफेक्ट नीचे आ जाए, है ना। जैसे ही नीचे आ गया तो अब ये भी थोड़ा रोटेट होगा, थोड़ा, तो ऐसा आ जाएगा। उसके बाद इसको भी हम थोड़ा रोटेट करेंगे, लेट से 60 डिग्री से रोटेट करना है। जैसे ही 60 डिग्री से रोटेट करोगे ये वाला बीच में आ जाएगा, तो बीच में आ गया, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये Cl यहाँ पे, यहाँ Cl को इसका रोटेट किया ताकि ये यहाँ आ जाए, इसके जस्ट अपोजिट आ जाए, तो आ गया। सिमिलरली अगर Cl रोटेट हुआ तो ये H भी रोटेट होगा, तो H कहाँ तक रोटेट हो जाएगा, ऐसे इसके बीच में आ जाएगा, तो इधर आ गया। सिमिलरली अब देखो Me कैसे आ जाएगा, अब Me ऐसे आ जाएगा। इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आया। हमने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया और फिर इस सिंगल बॉन्ड के अलोंग हमने क्या किया, रोटेशन किया। उससे क्या मिला हमें, Cl पूरा एकदम वर्टिकल पोजीशन पे नीचे की तरफ मिल गया, हाइड्रोजन इधर और Me इधर। इज इट क्लियर, यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब क्या करता हूं मैं, इस हाइड्रोजन को अब इसके रेस्पेक्ट में जो हाइड्रोजन होगा, अगर ये नीचे की तरफ है और अगर E2 करवाना है, तो अगर ये Cl नीचे की तरफ है तो हाइड्रोजन कैसे होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। बोलो यार, ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ कैसे करोगे, बस इसको 120 से रोटेट कर दो। अब इस बार इसको फिक्स करो, अब इस बार इस सेंटर को फिक्स करो। पहले हमने उस सेंटर को फिक्स किया था, अब इस बार आप इस सेंटर को फिक्स करो। जैसे ही फिक्स करोगे उसके बाद रोटेट करो, जैसे ही रोटेट करोगे ये इसकी पोजीशन ले लेगा। 120 से रोटेट करो, ये इसकी पोजीशन, ये इसकी पोजीशन, ये इसकी पोजीशन। तो देखो H कहां आ जाएगा, H पूरा वर्टिकली अप आ जाएगा, Me आ जाएगा लेफ्ट में और यहां से PH कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा। यस और नो। अब देखो ये Cl नीचे की तरफ, ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, हाँ या ना, ये Cl नीचे की तरफ, ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, क्योंकि जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा है वो अल्फा और उसके नेक्स्ट वाला कार्बन कैसा, बीटा। तो अब ये NaOET जो होगा, ये जो NaOET होगा वो क्या करेगा बताओ, ये OET माइनस H को पकड़ेगा, ये इधर पाई में शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें शिफ्ट होगा, पाई में, और यहां से Cl बाहर। तो क्या मिल जाएगा बताओ, क्या मिल जाएगा, जरा ध्यान से सुनना। इस कार्बन को ना, इस कार्बन को 1 दो और इस कार्बन को 2 दो, ठीक है। इस कार्बन को मैंने 1 बोला, इस कार्बन को मैंने 2 बोला। क्या बोला, देखो ध्यान से सुनो, इस कार्बन को 1, इस कार्बन को 2। अब तो पता है कि 1 और 2 कार्बन के बीच में क्या आएगा, पाई बॉन्ड आएगा। बोलो यार, 1 और 2 कार्बन के बीच में क्या आएगा, पाई बॉन्ड। तो मैंने क्या किया, इसको 1 बोल दिया और इस कार्बन को 2 बोला। इतना तो पक्का ही पता है कि भाई इस दोनों के बीच में क्या आने वाला है, पाई बॉन्ड। वो पाई बॉन्ड हमने दिखा दिया। बात बाकी बस 2 मिनट ये वाला क्वेश्चन मैं कर लेता हूं और फिर उसके बाद अगर स्टॉप करना हो तो करेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो पक्का पता चल गया ना यार कि ये 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, ये पाई बॉन्ड आएगा। वो पाई बॉन्ड हमने दिखा दिया, क्योंकि अब तो पता है कि भाई 1 और 2 के बीच में क्या आने वाला है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड हमने दिखा दिया। अब देखो 1 से जो जुड़ा हुआ है, एक H बचेगा और एक Me बचेगा। Cl तो जा चुका है, बोलो, एक H बचेगा, एक Me बचेगा। Cl तो जा चुका है। अगर Cl जा चुका है तो H कैसे है, लेफ्ट में है, और Me कैसे है, राइट में है। तो H को इधर आप लेफ्ट में दिखा दो 1 से, क्योंकि ये 1 कार्बन है तो 1 से जोड़ रहा हूं मैं, और Me को कैसे दिखाओगे, राइट में। तो लो हमने दिखा दिया। ये और नो, यहां तक समझ में आया। सिमिलरली सेकंड से क्या करो आप, H तो जा चुका है, बचा क्या, Me बचा और PH बचा। H को तो ये OAT माइनस आया, H को तो ले गया वो, यहां पे पाई बॉन्ड बना दिया। बाद बाकी Me बचा और PH बचा। Me किधर है, लेफ्ट में। PH कैसे है, राइट में। तो सेकंड पोजीशन से Me को आप क्या करो, लेफ्ट में जोड़ो, लेफ्ट में जोड़ दिया, हाँ या ना। और PH को कैसे जोड़ोगे, राइट में जोड़ोगे। PH को कैसे जोड़ोगे, देखो राइट में है तो राइट में हमने जोड़ दिया। ये अपना क्या रहा होगा, ये अपना मेजर प्रोडक्ट रहा होगा। इज इट क्लियर, ये अपना क्या रहा होगा भाई, मेजर प्रोडक्ट रहा होगा। अब देखो मेरे को आप एक बात बताओ, इसका आप कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करो। कई बच्चे ऐसा करेंगे कि भाई Me अपोजिट साइड में है तो ट्रांस, और जनरली ट्रांस वाला जो होता है वो E आता है, तो कई बच्चे ये ऑप्शन करेक्ट करके और निकल जाएंगे। बट भाई ये गलत है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो B है, Z होगा। आप कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करो, देखो इसको क्या मिलेगा, इसको 1 मिलेगा, बोलो यार, Me को 1 मिलेगा और हाइड्रोजन को 2 मिलेगा, हाँ या ना। EZ कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करो, प्रायोरिटी डिसाइड करके, इसको 1 मिलेगा, इसको 2। PH को क्या मिलेगा, PH को 1 मिलेगा और Me को इस बार क्या मिलेगा, 2, क्योंकि यहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हैं। फिनाइल रिंग में कार्बन से कार्बन ही जुड़ा है तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा ना। तो ये 1 और ये 2, ये 1 ये 2, 1 1 सामने है तो क्या होगा, Z नॉट E। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो Z आएगा। तो कई बच्चे Me को अपोजिट साइड में देख के E टिक कर सकते थे, लेकिन E गलत है, अपना B आ जाएगा, है ना। B इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं कुछ देर बाद, ठीक है, तब तक आप भी ब्रेक ले लो।
अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, राइट? देखो ये वाला है ना, ये द मेजर प्रोडक्ट, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, अभी इसका आंसर आया था बी। मैंने आपको बताया भी था कई बच्चे क्या करते हैं, ये ई वाला लगा के और निकल जाते हैं, ई वाला, बिकॉज ऑफ ऐसा प्रोडक्ट आया था अपना। अभी देखो ये एम ए इधर था, अरे भाई, बोर्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, एक मिनट रुक जाओ। हम्म, ये अभी हमने ऐसा बनाया था, यस और नो बोलो, ये हमने अभी ऐसा बनाया था, यस और नो। अब देखो एक बात बताओ मेरे को, इसको मैंने प्रायोरिटी दिया था 1, इसको मैंने दिया था 2। ऑफ कोर्स ना मिथाइल की ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, कार्बन है ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे फिनाइल है, कार्बन से ही कार्बन है, तो डेफिनेटली इसको 1 मिलेगा और इसको 2 मिलेगा। ठीक है, तो 1 1 जब सामने होते हैं तो क्या होता है, वो जेड होता है, जूसामेन, यस और नो। तो यहाँ पे जेड, कई बच्चे ऐसा सोच सकते थे भाई एम ई क्या है, ट्रांस है, मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एंटी है, एंटी है तो इसे क्या कर दो आप, मतलब ई कर दो, है ना, कई सोच सकते थे ऐसा, तो गलत है वो, ई नहीं होगा बल्कि क्या होगा, जेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। पहले हमने इसको फिशर में कन्वर्ट करा था ताकि 2s 3r मिल जाए, फिर हमने सोहर्स में करा, फिर उसको हमने एक बॉन्ड को फिक्स, एक सेंटर को फिक्स किया, फिर रोटेट किया, है ना, रोटेट करके एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट बनाया, उसके बाद हमने एलिमिनेशन करवाया और फिर अपने को ये मिला। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। होप आपको ये वाला क्वेश्चन अभी समझ में आया होगा। ये आपका PYQ है, जेई एडवांस 2023 का है ये, आई होप 2023 का ही हो, अगर सॉरी कोई कोई और ईयर का है तो वो आप देख लेना, ठीक है, मुझे लगता है 2023 का है क्योंकि याद है थोड़ा ना, इसलिए। चलो देखो, जेई एडवांस 2023, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है कि भाई ये 2023 का ही है, देख लेना अगर 22 का है या 23 या 24, इसी तीनों में से कोई होगा, रिसेंट PYQ है मतलब। देखो क्या है ये, द रिएक्शन ऑफ, पढ़ो पहले क्वेश्चन पढ़ो, द रिएक्शन ऑफ 4 मिथाइल ऑक्टवनीन, 4 मिथाइल ऑक्टवनीन कैसा होगा, बनाओ। सबसे पहले तो अपने को ऑक्टीन, ऑक्टीन बनाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है अपना ऑक्ट वन इन, वन इन है मतलब डबल बॉन्ड कहाँ रहा होगा, यहीं रहा होगा। देखो फिर से बनाता हूँ, ये ऐसा। अब क्या है, 4 मिथाइल, तो देखो ये अपना अगर 1 था तो ये 2 हो रहा होगा, ये 3 और ये 4, तो 4 मिथाइल ऑक्ट वन इन, इज इट क्लियर। अब ये इसको P बोला गया है, ठीक है, इसको P बोला गया है, ब्रैकेट में लिखा है P, मतलब इसका नाम P है, और 2.52 ग्राम लिया गया है, कितना लिया गया है बताओ, 2.52 ग्राम, तो इसका जो है वो 2.52 ग्राम है। अच्छा, अगर इसका क्या दिया हुआ, वेट दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं देखो लास्ट में पूछा गया द मास इन mg, मतलब कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम भाई मोल निकाल लेते हैं। तो मोल्स कितने आ जाएंगे बताओ, वेट बाय मोलर वेट, जल्दी कैलकुलेट करो इसका मोलर वेट कितना होता है, चलो जल्दी कैलकुलेट करो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब C9, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 5, यहाँ पे 7, ये 9, ये 10, ये 13, ये 2 15, ये 16 और ये 2 18, इज इट क्लियर। तो H कितने, 18 है, C9H18, इज इट क्लियर, देख लो एक बार और, 3 5 7 9, ये 1 10, ये 13, 2 15, 16 2 18, सही है। तो देखो 12 इंटू 9 प्लस 18, ये कितना, ये 108 प्लस 18, ये कितना 126, यस और नो बोलो यार, 126 आ जाएगा, तो वेट बाय मोलर वेट दैट इज 126। तो बताओ इसके मोल्स कितने आ गए, डिवाइड करो इसको, करो कैलकुलेशन, तो 126 2 जा 252 और 2/100 दैट इज 0.02 मोल, मतलब इसके कितने मोल दिए गए हैं आपको, 0.02 मोल दिए गए हैं। ठीक है, यहां तक हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये 0.02 मोल दे रखा है, इज इट क्लियर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन और फिर आगे बढ़ते हैं, मतलब अब मैं इसको आसानी से मिटा सकता हूं, मैंने आपको बता दिया, तो ये कितने हैं, ये है आपके 0.02 मोल। ठीक है, चलो अब देखो भाई, अब क्या कह रहा है, विथ HBr, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से देखो, विथ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ C6H5, सबसे पहले HBr से रिएक्शन हो रही है, ठीक है, करवा देते हैं, HBr
C6H5CO का ट्वाइस, C6H5CO का ट्वाइस और O2। ये बता सकते हो ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है ये बताओ? ये बेंजोइल पेरोक्साइड दिया हुआ है, ये पेरोक्साइड है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है देखो, C6H5CO बनाओ। C6H5 बोले तो फिनाइल, उससे C डबल बॉन्डो जोड़ दिया, CO बन गया। अब O2 है तो एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा, OO लिंकेज, जहां OO लिंकेज वो क्या होता है, पेरोक्साइड्स होते हैं, यस और नो। अब इसके बाद दो ऐसे ऐसे जो C6H5CO था वो दो थे, तो एक और बनेगा। तो ये जो लिखी हुई है C6H5CO का ट्वाइस O2 वो ये है, यस और नो, ये बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं इसे, बेंजोइल पेरोक्साइड। अगर ये बेंजोइल पेरोक्साइड है तो HBr, और ये क्या है अपना पेरोक्साइड। बताओ कौन सी रिएक्शन? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अगर डायरेक्ट HBr होता तो मार्कोव-निकोव रूल याद करो, और जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है तो क्या होता है, पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट आप बोलते थे, फ्री रेडिकल एडिशन होता था, यस और नो, और एंटी मार्कोव-निकोव से प्रोडक्ट अपने को मिलता था, बिकॉज हमें मोर स्टेबल रेडिकल देखना होता था, यस और नो। आपने पढ़ा होगा इसको, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म चलती है यहाँ पे, ऑफकोर्स इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल ही बनता है, और HBr के प्रेजेंस में जब ये होता है तो इसे मतलब पेरोक्साइड होता है तो उसे बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट। आई होप आपने पढ़ा होगा, है ना? अगर आपने पढ़ा है तो बताओ मेजर प्रोडक्ट यहां से बोल रहा है, आप देखो सिंपल, अब देखो गिव्स 2 आइसोमेरिक ब्रोमाइड्स, मतलब जब आपने इसकी रिएक्शन करवाई तो दो आपको ब्रोमाइड्स मिलते हैं और दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, आइसोमर हैं, तो इसीलिए लिखा गया है गिव्स 2 आइसोमेरिक ब्रोमाइड्स इन अ 9:1 रेशियो, मतलब 9:1 रेशियो में आपको मिल रहा है, ठीक है, विथ अ कंबाइंड यील्ड ऑफ 50% ऑफ दीज, मतलब दोनों को मिला के जो यील्ड है ना वो 50% की यील्ड है आपकी, ठीक है। द एंटायर अमाउंट ऑफ द प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड, अब यहां से एक प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड मिला होगा, हो सकता है एक सेकेंडरी मिला हो, देखते हैं क्या मिलेगा, ठीक है। द एंटायर अमाउंट, जितना प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड का जो भी अमाउंट होगा उसको क्या कर दिया गया, वॉज रिएक्टेड विथ एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डाइथाइलामीन, मतलब उसको एक अप्रोप्रिएट अमाउंट इतना लिया गया जिससे कंप्लीट रिएक्शन हो जाए, और क्या किसके साथ, डाइथाइल अमीन के साथ रिएक्ट करवाया गया, किसको, प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड जो यहां से मिलेगा इसकी रिएक्शन से जो मिलेगा उसको रिएक्ट करवाया गया एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ किसके साथ, डाइथाइल अमीन के साथ, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ एक्वस K2CO3, उसके बाद एक्वस K2CO3 भी लिया गया। क्या काम है दिखाता हूं, अभी इसका क्या काम है दिखाता हूं। टू गिव अ नॉन आयनिक प्रोडक्ट, तो हमें क्या मिला, एक नॉन आयनिक प्रोडक्ट मिला S, जिसका नाम क्या दिया इन्होंने, S दिया, इन 100% यील्ड, उसकी यील्ड जो मिली वो 100% मिली, ठीक है। तो द मास इन mg ऑफ S ऑब्टेन्ड इज, तो आपको बताना है कि भाई जो S मिला उसका आप मास बताओ किसमें, मिलीग्राम में, ठीक है, ये हमको बताना है। तो चलो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप मेरे को बताओ, इसको मैं मिटा दूंगा, बोलो इसका स्ट्रक्चर तो आपने देख ही लिया, तो ये पेरोक्साइड है, ठीक है। देखो एक बात बताओ मेरे को, अगर ये पेरोक्साइड है तो क्या हुआ होगा बताओ, यहां से अगर ये पेरोक्साइड है तो यहां से दो तरह के प्रोडक्ट मिल रहे होंगे, एक मेजर होगा एक माइनर होगा। यहां पे कौन सी रूल चलती है बताओ, एंटी मार्कोव-निकोव रूल, एंटी मार्कोव-निकोव रूल, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं वहां पे हमें हैलोजन अटैच करना होता है ना। तो देखो क्या बन जाएगा, एक ऐसा, 1 2 3, ये एक ये मिल रहा होगा, और एक माइनर प्रोडक्ट ऐसा है, सही है, ठीक है। तो ये दोनों आपको प्रोडक्ट मिल रहे होंगे, आपको पता है यार एंटी मार्कोव-निकोव से ये बनेगा, तो पक्का ये क्या होगा, मेजर रहा होगा, ये क्या रहा होगा, मेजर रहा होगा, और ये क्या रहा होगा, माइनर रहा होगा। और इसमें लिखा भी है कि 9:1, तो 9:1 में जो मिल रहा होगा, 9 किसको इंडिकेट कर रहा है, इसको, और 1 किसको इंडिकेट कर रहा है, इसको, यस और नो, बिकॉज जो ज्यादा अमाउंट में मिलेगा वो तो अपना मेजर वाला ही होगा, प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड, बोलो यार, बिकॉज ऑफ एंटी मार्कोव-निकोव रूल, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल बनता है, ये वाला रेडिकल जो बनेगा यहाँ पे वो स्टेबल होगा, इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट होता है। आपने पढ़ा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये रिएक्शन पढ़ी है, आपको आता है ये रिएक्शन, तभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे, ठीक है। चलो तो 9:1 में मिला, तो ये इसको 1 जाएगा और इसको 9 जाएगा, बिकॉज दिस इज मेजर, इसका परसेंटेज ज्यादा होगा तो इसका रेशियो भी ज्यादा होगा, तो 9:1 में, तो ये 9 इसके लिए 1 इसके लिए, यहां तक आ गया समझ में। अब जो ये जो है द एंटायर अमाउंट ऑफ प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड, प्राइमरी कौन है, ये है, ये तो सेकेंडरी हो गया, यस और नो, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ इस दोनों कार्बन के बीच में था, तो यहाँ पे जब फर्स्ट पोजीशन पे आपने ब्रोमाइड लगाया तो वो प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड हुआ, क्योंकि ये मेजर बनेगा,
बिकॉज ऑफ एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। लेकिन ये सेकेंडरी वाला बनाया तो ये माइनर होगा, तो यहाँ से 2 मिले और ये दोनों एक दूसरे के क्या थे, आइसोमर भी थे, इसीलिए बोला गया है आइसोमेरिक ब्रोमाइड्स। तो ऑफकोर्स ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। आया समझ में? यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब ये जो मिला, अब इसकी रिएक्शन इन्होंने किसके साथ करवाई है, देखो इसकी रिएक्शन इन्होंने करवाई है किसके साथ, डाईइथाइलअमीन, एप्रोप्रिएट अमाउंट में डाईइथाइलअमीन। डाईइथाइलअमीन कैसा होगा भाई, ऐसा होगा, ठीक है, डाईइथाइलअमीन ऐसा होगा। अब देखो अब क्या करना है हमें, इसके पास क्या है, लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या कर रहा होगा, ऑफकोर्स जो अमीन वाले होते हैं चाहे वो 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो या 3 डिग्री, वो SN2 दिखाते हैं, तो ये इस पे आएगा और इस पे अटैक मार देगा। जैसे ही अटैक मार देगा तो क्या बनेगा, मैं कहाँ लिखूं बताओ, कहाँ लिखूं, मैं यहाँ लिखूं, कोई तकलीफ आपको, यहाँ पे लिखता हूँ, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो SN2 अटैक होगा यहाँ पे, क्या कौन सी मैकेनिज्म, ऑफ कोर्स SN2 जैसे ही आपको करवाओगे तो देखो ऐसा, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, विजिबल है आपको, ऐसा मिलेगा, देखो अब इससे क्या जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, और देखो यहाँ पे ये मिथाइल था, वो एज इट इज हमने दिखा दिया। मतलब जैसे ही इसकी रिएक्शन इसके साथ हुई, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड के साथ हमें करवाना है, क्योंकि इसने साफ साफ मेंशन करा है कि द एंटायर अमाउंट ऑफ प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड, तो ये प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड है, तो इसके साथ रिएक्शन करवानी है, तो हमने करवाया, ये बना। अब देखो नाइट्रोजन के पास क्या थे, 2 इथाइल ग्रुप 1 हाइड्रोजन, 2 इथाइल ग्रुप 1 हाइड्रोजन दिखा दिया। इसने अपना लोन पे डोनेट किया तभी तो इसको भगा पाया Br को, यस और नो, अपना लोन पे डोनेट किया तब Br भागा, यहाँ पे SN2 हुआ। तो जैसे ही डोनेट किया तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, बोलो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये जो दिया हुआ है ना एक्वस K2CO3, इसका काम आएगा। अब ये किस लिए है, ये पोटेशियम कार्बोनेट है, बोलो यार, ये वीक बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज रहा होगा CO3 पे, वो आएगा और इस H को ले जाएगा, और बाद बाकी ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी बताओ, नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस एक्वस K2CO3 का काम क्या था, इस ये जो हाइड्रोजन है जिसको आप एलिमिनेट कर लो तो ये नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा, तो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करवाना इसका काम था एक्वस K2CO3 का। आया समझ में, एक्वस K2CO3 का काम क्या था, ये वीक बेस है, ये और कुछ नहीं कर सकता, ये बस इस हाइड्रोजन जो पॉजिटिव चार्ज आया नाइट्रोजन पे उसको न्यूट्रलाइज करवाने के लिए हमने एक्वस K2CO3 डाला, ताकि ये H को ले ले और ये मतलब N जो है अपना वो कैसा हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, इसका बस इतना काम था। आया समझ में? अब उसके बाद देखो भाई क्या होगा, देखो इधर क्या बन जाएगा, अपने को ऐसा मिल जाएगा, देखो देखो 1 2 3 4, फोर्थ पे मिथाइल है, तो ऐसा बन जाएगा। और यही नॉन आयनिक प्रोडक्ट है, टू गिव अ नॉन, जब एक्वस K2CO3 के साथ आप करवा देते हो तो जो प्रोडक्ट मिलता है, टू गिव अ नॉन आयनिक प्रोडक्ट S, तो ये क्या है अपना, ये S है इन 100% यील्ड, किसमें 100% यील्ड में आपको मिल रहा है। मतलब जो भी अमाउंट इसका जो भी अमाउंट था उससे आपने रिएक्शन करवाया यहाँ पे, ठीक है। तो अमाउंट हम फाइंड करते हैं, देखते हैं पहले, ठीक है। तो अपना ये प्रोडक्ट ये मिल गया। अब एक बात बताओ, मैं आपको बताता हूँ, जरा सुनना ध्यान से, है ना, जरा सुनना ध्यान से। अब सुनो, ध्यान से सुनो, अब कैलकुलेशन वाली बात, हमने प्रोडक्ट बना लिया, अब आपको मूल कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। अब जो रेस्ट है वो क्या है, मूल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये अक्सर जेईई एडवांस का जो ट्रेंड है ना आजकल, कि वो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन तो देगा ही, आपसे ऑर्गेनिक वाली रिएक्शन तो सॉल्व करवाएगा ही, साथ में वो मूल कॉन्सेप्ट को डाल देता है कि भाई थोड़ी सी फिजिकल केमिस्ट्री भी लगा ले, तो मूल कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो देखो भाई, तो सबसे पहले एक बात बताओ, ये कितना था, 0.02 मोल था। अब ये दोनों हमें मिले 9:1 रेशियो में। अब इसने क्या बोल रखा है कि जो इन दोनों को मिला के कितना यील्ड था, 50%। बोलो यार, इन दोनों को कंबाइंड यील्ड कितनी थी, 50%। मतलब इन दोनों का यील्ड कितना था, 50%। मतलब इन दोनों, पहले कितना था हमारे पास, ये 0.02, अगर इन दोनों को मिला के 50% यील्ड है, तो मतलब इन दोनों को मिला के कितने मोल रह गए होंगे, बोलो यार।
अगर ये पहले 0.02 मोल था, इन दोनों को मिला के 50% की यील्ड मिली, तो पहले था 0.02 मोल, तो मतलब इन दोनों को मिला के कितने मोल हो गए होंगे? तो ऑफकोर्स इसका आधा। बोलो यार, अगर ये दोनों मिला के 0.02 हो जाता तो बोलते 100% यील्ड है, लेकिन उसका आधा मिला, 50% मिला, मतलब पहले ये 0.02 था, अब ये दोनों मिला के कितने मोल हो गए होंगे? 0.01, इसका जस्ट आधा। आया समझ में ये बात? आई होप आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि भाई पहले था 0.02 मोल, जैसे ये उसका 50, इन दोनों को मिला के 50% है, मतलब इन दोनों को मिला के 0.01 मोल रहा होगा, क्योंकि पहले था 0.02 मोल, अब हमें 50% मिल रहा है तो आधा करना पड़ेगा। आधा कैसे करोगे? दोनों को मिला के कितना होगा? 0.01 मोल। यस और नो? आया समझ में? मतलब 0. यहां पे लिखता हूं मैं, 0.01 मोल जो होगा ना, वो इन दोनों को मिला के होगा, इन दोनों को मिला के, ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाले ब्रोमाइड को मिला के कितना होगा? 0.01 मोल। यहां से पता चल रहा है, यहां था 0.02, अब 50% मिल रहा है इन दोनों को मिला के, मतलब उसका आधा मिलेगा। तो पहले था 0.02, अब इसका आधा करो तो इन दोनों को मिला के कितना? 0.01। यहां तक समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब इस 0.01 को क्या करो? 9:1 के रेशियो में डिवाइड कर लो, है ना, तब इसका अमाउंट मिल जाएगा हमें। अरे बोलो यार, इसके मोल मिल जाएंगे ना? अरे बोलो, इसके मोल मिल जाएंगे ना पक्का? क्योंकि क्या करो, जैसे ही हमें पता चल गया कि इन दोनों को मिला के 0.01 मोल है, तो अब इस 0.01 मोल को पता करना है कि भाई इसका कितना रहा होगा और इसका कितना रहा होगा, तो उसे 9:1 के रेशियो में डिवाइड करोगे या नहीं करोगे? करोगे ना पक्का? तो अगर 9:1 के रेशियो में डिवाइड करो इसको, तो देखो इसके लिए कितना आ जाएगा, इसके लिए प्राइमरी के लिए कितना आ जाएगा? 9/9+1 टोटल लेते हैं। बोलो यार, जिसका निकालना होता है तो वो ऊपर में डेनोमिनेटर में टोटल, तो 9/10 रेशियो ऐसे ही फाइंड करते हैं। आपको, आप तो मैथ्स के स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे से आता होगा। इनटू क्या? 0.01। बोलो क्लियर? तो यहाँ पे डेसिमल हटाओ, यहाँ नीचे 2 जीरो आ जाएगा और आ जाएगा 0.009। मतलब इसका जो अमाउंट मिला वो कितना मिला? ये प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड का अमाउंट मिला 0.009। अब ये अमाउंट क्या है? ग्राम है, वेट है या मोल है? मोल, क्योंकि हम मोल से चल रहे हैं। 0.01 इधर 0.02 मोल था, तो अब आधा मिला, तो मतलब इन दोनों को मिला के 0.01 मोल मिला। तो मोल से ही फिर हम इसको इस मोल को 0.01 मोल को 9:1 रेशियो में हमने डिवाइड किया, तो ये आया किसके लिए? प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड के लिए। तो ये कितना? 0.009 मोल ही है, ये वेट नहीं है, ये क्या है? ये मोल ही है। इज इट क्लियर? यहां तक थोड़ा सा मैं रेज कर सकता हूं, आपकी इजाजत हो तो। आई होप मैं रेज कर सकता हूं, बिकॉज यहां तक आपने चीज़ नोट कर ली होगी और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो मतलब इसका कितना मिला? 0.009 मोल मिला। अब देखो, अब यहां से रिएक्शन जो हुई 0.009 मोल से, इसका कितना था? 0.009 मोल। अब यहां से आपने रिएक्शन करवाया तो फिर आपको ये एस मिला। सबसे पहले डाइथाइल अमीन से करवाया, फॉलोड बाय एक्वस K2CO3, जिसमें इसने SN2 अटैक करा। और एक्वस K2CO3 का काम क्या था? इस H को चुराना। इस H को क्या करना? इस H को चुराना, ताकि नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाए। तो आपको ये S मिला, और साथ साथ लिखा गया S इन 100% यील्ड, मतलब जितने मोल से आपने शुरू किया होगा उतने मोल यहाँ पे मिल गए होंगे। मतलब इसका कितना मोल था? 0.009, अभी हमने कैलकुलेट करा है। तो इसका भी कितना रहा होगा? एस का भी रहा होगा 0.009, बिकॉज यील्ड लिख दी है कि भाई 100% यील्ड मिली है। एस वाली जो मिली है वो 100% यील्ड में मिली है। तो अगर आपने 0.009 मोल से स्टार्ट किया था, तो ये भी कितना आ जाएगा? 0.009। यस और नो? इज इट क्लियर? अब हमें क्या करना भाई? इसका मास बताना है। एस का मास बताना है किसमें? मिलीग्राम में। तो आप कैलकुलेट करो, मास कैसे कैलकुलेट करोगे? इसका मोल पता चल गया हमें, इसके मोल्स पता चल गया। बोलो तो कितना है? 0.009 इक्वल टू, वेट निकालना है तो वेट बाय मोलर वेट। बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? देखो कितने कार्बन है भाई? 1 2 3 4 5 6, है ना? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, C13। ठीक है, एक नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन लगा दो, और बाद बाकी हाइड्रोजन काउंट करो भाई। हाइड्रोजन यहाँ 3 3 2 5 2 7, या 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 2 9 9 + 1 10 10 + 3 कितने? 13। बोलो यार, 9 13 हो गए यहाँ तक। 13 + 2 15 15 + 2 17 17 + 2 बताओ 19 19 + 2 21 21 + 2 कितने? 23 23 + 3 26 26 + 2 28। आई होप मैंने ये हाइड्रोजन वाली कैलकुलेशन सही करा है। ठीक है, अब इसको आप क्या करो? कैलकुलेट करो। चलो कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आप तो ऐसे ही कर दोगे, मैथ्स वाले स्टूडेंट हो। मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ भाई। ठीक है, चलो देखो, 13 × 12 प्लस
नाइट्रोजन के लिए कितना 14, यस और नो, तो 14 दे दो, प्लस इसके लिए कितना बताओ 20, हाइड्रोजन कितने हैं 28, तो 28 दो, एक कहीं मैंने छोड़ा है, एक कहीं मैंने छोड़ा है हाइड्रोजन, ठीक है 29 आने चाहिए। हाइड्रोजन फिर से कैलकुलेट करो भाई ठीक से, देखो 3 2 5 2 7 2 9 1 10 3 13 13 13 13 2 15 15 15 15 17 17 19 19 19 21 23 26 29, 29 हाइड्रोजन है भाई, 29 है, ठीक है आपने कैलकुलेट कर लिया होगा आई होप। 29 हाइड्रोजन है, कितने हैं 29 हाइड्रोजन है। तो अगर ये 29 हाइड्रोजन है तो अब इसका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करो, तो 13 इंटू 12 प्लस नाइट्रोजन के लिए 14 दे रखा है, देखो नाइट्रोजन के लिए 14 और 29 इंटू 1 हाइड्रोजन के लिए 1 ही होता है, देखो तो 29 कर लो इसमें ऐड, 29 करो ऐड 29, 199, यस और नो 199, यस, तो मतलब क्या आ जाएगा 199, तो इसके कितना मोलर वेट क्या आ गया 199, तो वेट निकालो अब 199 इंटू 0.009, करो जल्दी कैलकुलेट, जल्दी फटाक से कैलकुलेट करो भाई, 199 इंटू 0.009 कितना आ जाएगा 1.791, ये किस में आया, ये ग्राम्स में आया है ना, ये ग्राम्स में आया। अब हमें क्या करना है मिलीग्राम में बदलना है, तो मिलीग्राम क्या होता है बताओ, 1 ग्राम इक्वल टू क्या होता है 1000 मिलीग्राम, हाँ या ना, ठीक है बोल रहे हो भाई क्यों बता रहे हो, डायरेक्ट लिखना है ना, लेकिन चलो फिर भी बता देता हूँ, 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, तो भाई 1.791 ग्राम्स कितने आ जाएंगे 1000 इंटू 1.791 एंड इट विल बी 1791 मिलीग्राम, बोलो यार, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है दिख रहा है सब कुछ, हाँ दिख रहा है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये था आपका जेई एडवांस का PYQ, ठीक है चलो दूसरा करते हैं, नेक्स्ट वाला देखो भाई, मैट्रिक्स मैच टाइप, क्या है मैट्रिक्स मैच टाइप है, मैट्रिक्स मैच टाइप बोले तो आपको बताना है भाई, मैच करना है, ठीक है दैट्स इट, मैच करना है, करते हैं मैच। देखो पहला क्या है 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन, 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन बनाओ, पेंटेन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 पे ब्रोमो लगाओ, ठीक है 1 पे ब्रोमो लगा दो, 1 ब्रोमो 2 इथाइल, 2 पे क्या आ जाएगा सॉरी 2 पे क्या आ जाएगा इथाइल आ जाएगा, ये दिखा दिया। अच्छा एक बात बताओ यार, इसका नाम क्या है 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन, 1 पे ब्रोमो 2 पे इथाइल, लेकिन भाई नॉमेनक्लेचर में क्या होता है कि लॉन्गेस्ट चेन हमें सेलेक्ट करना होता है ना, तो देखो इधर से 5 और अगर इधर से नंबरिंग दोगे 1 2 3 4 5 6, तो इधर से तो 6 का चेन बन रहा है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे ना, 5 वाली सेलेक्ट थोड़ी ना करेंगे, तो इसका अप्रोप्रिएट नाम क्या आ जाएगा पता है आपको, 3 पे ये एक कार्बन और ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो मिथाइल, ठीक है 3 ब्रोमो मिथाइल, और उसके बाद क्या 3 ब्रोमो मिथाइल और हेक्सेन, इसका करेक्ट नाम ये होता, लेकिन थोड़ा सा शायद नाम में अल्टर है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसका करेक्ट नेम ये होगा 3 ब्रोमो मिथाइल, 3 पे एक ब्रोमो है, देखो 3 पोजीशन पे क्या है ब्रोमो है, 3rd पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट होगा क्योंकि आपने मेन चेन लॉन्गेस्ट वाले को माना है, तो ये ब्रोमो 3 पे क्या लगा ब्रोमो, और ये क्या है एक CH2 ग्रुप है मतलब मिथाइल, तो 3 ब्रोमो मिथाइल हेक्सेन, ठीक है ये नाम करेक्ट होता, बट चलो ये दिया गया है क्या कर सकते हैं, ठीक है फिर से इस स्ट्रक्चर को बनाओ, ठीक है देखो 1 पे ब्रोमो 2 पे इथाइल 3 4 5, ये सही नाम नहीं है बट फिर भी करते हैं, ठीक है चलो देखो उसके बाद क्या कह रहा है एक्वस NaOH के साथ SN2, लिख भी दिया इसने कि भाई SN2 करवानी है, तो करवा देते हैं, OH माइनस ये बाहर, ठीक है जैसे इसको बाहर करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से OH आ जाएगा, तो ये बन गया। अब बताना है भाई एक बात बताओ कि अच्छा इसका सिंगल एनांसियोमर लिया गया था, मतलब अगर ये कायरल सेंटर है, अगर ये कायरल सेंटर है तो मान लेते हैं ये वाली जो क्वांटिटी थी वो किस पे थी वेज पे, और जो वेज पे थी वो माइनस वाला फॉर्म था, क्योंकि 2 फॉर्म्स होते हैं ना, अगर मान लो कोई एनांसियोमर है, ठीक है मान लो A है और इसका मिरर इमेज मान लेते हैं A' है, ठीक है तो आप बोलते हो ना कि अगर ये प्लस फॉर्म है तो ये क्या होगा माइनस फॉर्म, तो अगर सिंगल एनांसियोमर की बात करोगे तो या तो आप प्लस फॉर्म वाला लोगे या तो माइनस वाला फॉर्म लोगे, यस और नो, या तो ए लोगे प्लस वाला फॉर्म या माइनस वाला फॉर्म लोगे, कब जब आप सिंगल एनांसियोमर की बात करोगे, यस और नो, तो अगर सिंगल एनांसियोमर की बात करोगे तो मान लिया कि ये वाला जो क्वांटिटी है वो किस पे है वो वेज पे है,
ठीक है, हमने मान लिया कि ये वेज पे है, मतलब ये जो ब्रोमो मिथाइल वाला ग्रुप था CH2Br वो वेज पे है। अगर वेज पे है तो हमने इस सेंटर पे अटैक करवाया और यहाँ से Br बाहर, तो क्या आ जाएगा, ये भी एज इट इज रह जाएगा, बिकॉज ये वाला जिस कार्बन पे अटैक हुआ है वो तो कायरल है नहीं, वो तो कायरल है नहीं, वहां पे तो CH2 है, तो एज इट इज ऐसा आ जाएगा। मतलब क्या आपको इन्वर्जन होता मिलेगा क्या? आंसर है नहीं। मतलब जैसा पहले ये क्वांटिटी वेज पे थी, अभी भी ये क्वांटिटी वेज पे है, बस OH माइनस ने सब्सटीट्यूट किया किसको? Br को, मतलब यहाँ पे कोई इन्वर्जन नहीं मिला क्योंकि कायरल सेंटर ही नहीं था, तो डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे कि भाई रिटेंशन ही हुआ है, जिस पे ये था उसी पे है, तो मतलब रिटेंशन ही हुआ है, यस और नो। तो अगर रिटेंशन हुआ है तो भाई सेकंड आ जाएगा, है ना, पी का सेकंड आ जाएगा, राइट, पी का क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा, पी को आप सेकंड में कर लो, रिटेंशन। उसके बाद देखो क्यू, क्यू का भी माइनस वाला फॉर्म लिया गया है, एनांसियोमर के दो फॉर्म होंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो डेफिनेटली माइनस वाला लिया गया है, ठीक है। आप उसको वेज मानना डैश मानना आपकी मर्जी, कि भाई माइनस में आप वेज पे मान लो या डैश पे मान लो, आपकी मर्जी, हमें नहीं पता कौन सा होगा, बट आपकी मर्जी कोई भी मान लो। चलो देखो, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करके और फिर मैं आपको सेकेंड वाला बताता हूँ। देखो क्या है, 2 ब्रोमो पेंटेन, बनाओ 2 ब्रोमो पेंटेन, 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो पेंटेन। तो यहाँ पे ब्रोमो पेंटेन मान लेते हैं, देखो ये भी कायरल सेंटर जनरेट होगा, बोलो यार। जैसे ही ये कायरल सेंटर जनरेट हुआ, मान लिए अगर वेज पे है ये ब्रोमीन, तो ये कैसा फॉर्म है? माइनस फॉर्म, क्योंकि हम तो एग्जैक्ट बता नहीं सकते, वो तो लैब में पता चलेगा। तो मान लेते हैं कि जो ये Br है वो वेज पे है और वो कैसा फॉर्म है अपना? माइनस फॉर्म है। इसका एक मिरर इमेज भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो कैसा फॉर्म होगा? प्लस वाला फॉर्म होगा। लेकिन सिंगल एनांसियोमर, तो कोई एक एनांसियोमर की बात करो तो हमने माइनस वाला मान लिया इसको, कि जब Br वेज पे है तो वो कैसा है? माइनस वाला फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद देखो एक्वस, फिर से देखो एक्वस NaOH और SN2 लिख भी दिया इन्होंने, तो OH माइनस क्या करेगा? आएगा और यहाँ पे बैक साइड से अटैक, और ये बाहर, क्योंकि SN2 हो रहा है, इसने साफ साफ मेंशन किया है। तो देखो क्या हो जाएगा बताओ, नहीं भी क्या होता तब भी हम समझ जाते भाई SN2 ही होगा, ये OH बन जाएगा, है ना, ये OH बन जाएगा। तो देखो क्या हुआ, ब्रोमीन कहाँ था? वेज पे, और यहाँ पे कहाँ आ गया? ये डैश पे, क्योंकि ये कायरल सेंटर था, तो यहाँ पे इन्वर्जन हो गया, तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे इन्वर्जन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया जनाब? इन्वर्जन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्यू का 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर? थर्ड देखते हैं, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन, बनाओ 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन। 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन बना लो सबसे पहले। 3 ब्रोमो 1 2 3, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल, 3 पे ही ब्रोमो है, 3 पे ही मिथाइल है, ठीक है। ऑफ कोर्स देखो ये कैसा होगा? कायरल सेंटर, तो मान लेते हैं ये ब्रोमीन किस पे है? वेज पे है, ठीक है। और मिथाइल किस पे आ जाएगा? फिर डैश पे आ जाएगा, क्योंकि ये कायरल सेंटर है। अगर कायरल सेंटर है तो दो प्लेन में और दो, एक वेज पे एक डैश पे। तो मान लिया मैंने कि भाई ब्रोमीन किस पे है? वेज पे है, और मिथाइल किस पे है? डैश पे है। अब ये भी बोला सिंगल एनांसियोमर, तो मैंने मान लिया कि जब ब्रोमीन वेज पे है और मिथाइल डैश पे है, तो ये कौन सा फॉर्म है अपना? माइनस वाला फॉर्म। इसका जो प्लस वाला फॉर्म होगा, जो एनांसियोमर होगा, उसमें क्या होगा? ब्रोमीन डैश पे होगा और मिथाइल वेज पे होगा। लेकिन हमने मान लिया कि माइनस वाला फॉर्म कैसा है अपना? ब्रोमीन वेज पे है और मिथाइल डैश पे है। यहाँ तक क्लियर? अब उसके बाद देखो एक्वस NaOH, एक्वस NaOH है, यहाँ पे NaOH की कंसंट्रेशन कम रही होगी, और इसने बोला SN1 करवानी है इस बार। वैसे भी आपको दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पे तो SN1 ही होने वाली है। वाई? बिकॉज दिस इज टर्शियरी सेंटर, यस और नो? टर्शियरी सेंटर पे क्या होगा? SN1 हो जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा, बोलो यार, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव आया, ये sp2 जैसे ही बना, तो मिथाइल वगैरह सब कहाँ आ जाएंगे? प्लेन में आ जाएंगे, क्योंकि RDS स्टेप में क्या होगा? ये ब्रोमीन बाहर जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा SN1 में, क्योंकि इसने लिख दिया है कि क्या हो रहा है? SN1 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? कार्बोकेटायन बनाएंगे, फिर प्लेनर बन जाएगा, तो सारे प्लेन में। अब उसके बाद जो OH माइनस होगा, ये OH माइनस क्या करेगा? अटैक करेगा। तो अटैक जैसे ही करेगा, तो ये कायरल सेंटर है, मतलब दोनों ऊपर से भी अटैक हो सकता है p ऑर्बिटल में, और नीचे से भी अटैक हो सकता है, मतलब यहाँ से रेसेमाइजेशन होता हुआ नजर आएगा। यस और नो? आपने पढ़ा भी है कि भाई SN1 में क्या होता है? रेसेमाइजेशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ? इसका आंसर आ जाएगा, कहाँ है रेसेमाइजेशन? रेसेमाइजेशन है क्या? हाँ, रेसेमाइजेशन नहीं है, लेकिन वो जो दोनों
जो कंपाउंड्स होंगे यहाँ से दो मिलेगा, एक ए फॉर्म मिलेगा और एक बी फॉर्म मिलेगा। बोलो यार, जब ऊपर से अटैक होगा तो लेट से ए, और जब नीचे से अटैक होगा तो लेट से बी। और जो रेसमाइजेशन बनाते हैं वो आपस में क्या होते हैं, रिलेशन क्या होता है उनका, एनैंसियोमर्स, तभी तो वो रेसमिक मिक्सचर होंगे, एनैंसियोमर्स ही रेसमिक मिक्सचर होंगे। बोलो यार, तो ये रेसमाइजेशन के बदले इन्होंने लिखा है मिक्सचर ऑफ एनैंसियोमर्स, ठीक है, ये टी है, एनैंसियो, ये टी है, ठीक है, एनैंसियोमर्स, तो मिक्सचर ऑफ एनैंसियोमर। तो बताओ क्या आर का क्या आ जाएगा, आर का 3 आ जाएगा, ठीक है, आर का 3, ठीक है। बाद बाकी ये देखते हैं एस, एस देखते हैं, एस, एस क्या कह रहा है देखते हैं एस भाई, एस को देखो ध्यान से, एस, एस को देखो, ये क्या है, फिर से एक सिंगल एनहांसियोमर है, पहले ही बना के दे दिया, एक्वस एनएच SN1, SN1 में क्या होगा, यहां से ब्रोमीन बाहर जाएगा। बोलो यार, यहां से ब्रोमीन बाहर जाएगा और कार्बोकेटाइन बनेगा, तो बनाओ, आरडीएस स्टेप में तो वही होगा, लिविंग ग्रुप जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है, ये ऐसा। अब जो जिस पे है उसी पे दिखा दो आप, ये H, ये Me, और यहाँ पे अब यहाँ पे क्या बन चुका है, कार्बोकेटाइन। जैसे ही कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा तो ये मिथाइल कहाँ जाएगा, प्लेन में आ जाएगा, तो फिर हमें वेज डैश यहाँ पे दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे जो मिथाइल होगा वो कैसे आ जाएगा, ऐसे दिखा दो, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये प्लेन में आ जाएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ से भी क्या होगा, जब OH माइनस, एक्वस NaOH है यहाँ भी, हाँ, तो OH माइनस अटैक कर रहा होगा, जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ से दो फॉर्म मिलेंगे, देखो, एक बार OH माइनस ऊपर से अटैक कर ले तो ये OH ऊपर लग जाएगा। बोलो यार, और एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक बार OH माइनस नीचे से अटैक कर ले, जब OH ऊपर से अटैक करेगा तो पक्का ही OH ऊपर की तरफ आ गया और ये मिथाइल कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। और इस सेंटर पे जो मिथाइल और हाइड्रोजन है वो एज इट इज, क्योंकि उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रही है, तो ये मिथाइल और हाइड्रोजन एज इट इज इट क्लियर, यहां तक आ गया समझ में। अब उसके बाद बताओ मेरे को आप, एक और पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, यहां लिखता हूं, देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 कार्बन है, ठीक है, ऐसा। एक बार OH जब नीचे से अटैक कर रहा होगा तो OH कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और अगर OH नीचे आए तो मिथाइल कहाँ आ जाएगा, ऊपर की तरफ, मतलब वेज पे। बोलो यार, ये आ जाएगा। बाद बाकी ये वाला जो सेंटर था वो एज इट इज, तो ये मिथाइल और यहां पे क्या है, हाइड्रोजन है। देखो, अब एक बार ये R फॉर्म होगा तो ये क्या होगा, एनैंसियोमर टाइप में ये S होगा, क्योंकि OH ऊपर है, मान लेते हैं ये R कन्फिग्रेशन है, तो ये वाला कैसा होगा, S। मान लेते हैं ये कैसा था, ये R है, तो ये भी कैसा रहा होगा, R ही रहा होगा, क्योंकि इसके साथ तो हमने कोई छेड़खानी नहीं करा है, तो हमने क्या मान लिया, एक ये R था तो ये कैसा S, क्योंकि अपोजिट है, यहाँ पे OH वेज पे और यहाँ पे OH डैश पे है, तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कन्फिग्रेशन, अगर R नहीं आए तो S आ जाएगा, तो अगर ये S होगा तो वो R आ जाएगा। तो मान लिया हमने, लेट से कि दिस इज R, तो ये वाला कैसा, ये S हो जाएगा, यस और नो। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद ये वाला R था तो अभी भी ये R ही रहेगा, है ना, अभी भी ये R ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं करा है, और इस सेंटर के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं करा है, तो ये R से S में तो बदल गया, लेकिन ये R से R ही रहा। और जब कोई एक भी कायरल सेंटर अगर सेम हो जाए तो फिर जो रिलेशन आती है वो क्या हो जाती है, डायस्टीरियोमर वाली रिलेशन हो जाती है। अगर सारे अपोजिट हो जाते, ये R R, ये S S, तो फिर एनैंसियोमर्स। अगर ये R है, ये भी R ही रह गया, बस एक कायरल बदला, एक कायरल सेंटर का कन्फिगुरेशन बदला, लेकिन दूसरे कायरल सेंटर का कन्फिगुरेशन सॉरी सेम ही रह गया, तो फिर इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, डायास्टीरियोमर्स का रिलेशन होगा। तो हम बोल सकते हैं जो S वाला होगा वो क्या 5 है, डायस्टीरियोमर। तो आप ही बता दो, फर्स्ट किसको टेंड किया, फर्स्ट P वाला टेंड किया सेकंड को, तो P सेकंड है कि ये C वाला तो होगा नहीं, A वाला होगा नहीं, तो P2 को आया, P2 को आया, ठीक है भाई। Q किसको आया बताओ, 2 ब्रोमो Q1 को, तो Q1 को टेंड किया, तो Q1 को इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखो Q को 4 दिखा दिया, गलत है, ये भी गलत है, तीनों गलत हो गए, बी ही ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो P का 2, Q का 1, देखो Q का 1, R का 3, R कहाँ गया, देखो R का 3, मिक्सचर ऑफ एनैंसियोमर्स, ठीक है, R का 3 आ गया। S का 5, S कहाँ है, S का 5 ये आ गया,
ठीक है, तो भाई बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये भी आपका PYQ ही था, जेई एडवांस का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइंस, मतलब 4 डबल बॉन्ड वाले, 4 डबल बॉन्ड वाले टेट्राइंस, कितने आइसोमेरिक टेट्राइन बन सकते हैं, नॉट कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स, मतलब उसमें sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स नहीं होने चाहिए, sp2 चलेगा, sp नहीं होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है, दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सेक्वेंस, मतलब इस रिएक्शन सेक्वेंस से कितने टेट्राइंस बनेंगे जिसमें sp वाला हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सेंटर नहीं होना चाहिए, ये दिखाना है। तो भाई बताओ कितने होंगे, बताओ, देखते हैं भाई। सबसे पहले एक बात बताओ, इसकी रिएक्शन Na लिक्विड अमोनिया के साथ है। देखो मैंने आपको डीपीपीज में भी करवाया था, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने डीपीपीज में किए हैं, तो इसलिए मैंने इसको उठा लिया। और ये भी क्या है, आपका PYQ ही है, जेईई एडवांस का। ठीक है, तो देखो होता क्या है, अगर मान लो आपके पास कोई अल्काइन है, मैंने आपको बताया भी था, और इसमें अगर आप Na लिक्विड अमोनिया डालते हो तो यहां से क्या मिलती है, यहां से मिलती है ट्रांस अल्कीन। क्या मिलती है गाइज, यहां से मिलती है ट्रांस अल्कीन। ठीक है, ट्रांस कैसा मिल जाएगा, ये पहले अल्काइन था और ये मिल जाएगा, ट्रांस अल्कीन मिल जाएगा। इज इट क्लियर, तो ऐसा, तो अब ये अल्काइन देखो, इस अल्काइन पे रिएक्शन होगी किसकी, सबसे पहले Na लिक्विड NH3 की। जैसे ही Na लिक्विड NH3 की रिएक्शन होगी Na लिक्विड अमोनिया की, तो ये अल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांस में कन्वर्ट होगा। कैसे ट्रांस में कन्वर्ट करोगे, दिखाता हूं मैं, आप भी पॉज करके अटेम्प्ट करो। ठीक है, देखो ट्रांस में कैसे होगा बताओ। देखो अपने पास क्या है, सबस्ट्रेट, देखो सबस्ट्रेट में बना लेता हूं, ये ऐसा, ये ऐसा है ना। अब लिक्विड NH3, Na लिक्विड NH3, ठीक है, Na लिक्विड NH3, तो ये कैसा आ जाएगा भाई, देखो हमें ट्रांस बनाना, तो इधर क्या एक मिथाइल है, तो आप क्या यहाँ कार्बन लगाता हूँ, यहाँ कार्बन लगाता हूँ, यहाँ एक मिथाइल आ जाएगा, इधर लगा दिया, और एक हाइड्रोजन, बाद बाकी इससे ये CH2 और फिर साइक्लोहेक्सेन रिंग, तो एक हाइड्रोजन मैं इधर लगा देता हूँ। देखो ये अपोजिट आ गए, मतलब ट्रांस है, बोलो। अब इसके बाद ऐसा ऐसा, और फिर एक बीच में CH2 था, और देखो जहां CH2 था उसके इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड, CH2 के बाद सेकंड थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, मतलब इसके बाद ये जो जिससे रिंग जुड़ी हुई है, तो इस पोजीशन को देखो, तो ये 1 था, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड था, तो वो हमने दिखा दिया। तो देखो यहाँ से अल्काइन से हमने क्या कर लिया, पहले ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो ट्रांस अल्कीन क्लियर है ना, आई होप ये क्लियर है। अब उसके बाद देखो Br2 एक्सेस, अब Br2 एक्सेस मतलब क्या हुआ, वही ब्रोमोनियम आयन जिससे डाइब्रोमाइड बनता है अल्कीन पे, यस और नो। देखो ये अल्कीन है आपका, और मान लो यहाँ पे आपने Br2 से रिएक्शन करवाई, तो क्या होता था, यहाँ भी ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन, तो डाइब्रोमाइड वही ब्रोमोनियम आयन के थ्रू, बोलो यार, तो मतलब यहाँ पे ब्रोमाइड डाइब्रोमाइड जनरेट होगा, एंटी मैनर में होता है, बोलो। अब उसके बाद देखो तो क्या बन जाएगा, एक्सेस दिया हुआ है, तो एक्सेस दिया हुआ है मतलब क्या होगा, मतलब क्या हुआ है इसका बताओ आप मेरे को। एक्सेस ब्रोमीन दिया हुआ है मतलब भर भर के, बाल्टी भर भर के ब्रोमीन दिया गया आपने को रिएक्शन मिक्सचर में, तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भाई ये ब्रोमीन जो होगा वो इस अल्कीन के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा और इस अल्कीन के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, यही इसका मतलब हुआ, बोलो। तो अगर इसके साथ भी इसके साथ भी रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बनेगा बताओ, तो मैं बनाता हूं यहां पे, देखो यहां पे जब रिएक्शन होगा तो यहां पे डाइब्रोमाइड बनेगा, और वो भी कैसे, एंटी मैनर में, वो भी कैसे, एंटी मैनर में, बोलो यार। तो एक ब्रोमीन को अगर मैं ऐसे दिखा दूं, तो इस ब्रोमीन को मैं ऐसे दिखा ही सकता हूं, क्योंकि एंटी में दिखाने हैं तो ऐसे दिखाएंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे क्या, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H, एक ब्रोमीन यहाँ भी लगेगा और एक ब्रोमीन यहाँ भी लगेगा, यस और नो, क्योंकि इस अल्कीन के साथ भी रिएक्शन होगी। तो इस कंपाउंड में ना 4 ब्रोमीन एटम आपको दिख रहे होंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, आया समझ में। अब उसके बाद देखो अल्कोहलिक KOH दिया हुआ है, अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, E2 एलिमिनेशन, बोलो यार क्या कर रहा होगा ये, E2 एलिमिनेशन। तो E2 एलिमिनेशन के लिए 2 अल्कोहलिक KOH, जैसे ही अपने अल्कोहलिक KOH दिया, तो देखो जिससे इस ब्रोमीन, पहले इस ब्रोमीन के लिए बात करते हैं, तो जिससे जुड़ा हुआ है वो अल्फा, और इधर हाइड्रोजन है तो इधर से भी आप एलिमिनेट करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन अगर आप इधर से एलिमिनेट करवाओगे तो फिर इस ब्रोमीन के लिए आपको
मतलब इधर से एलिमिनेट करवाना पड़ जाएगा और बीच में एक sp वाला सेंटर जनरेट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन हमें क्या बोला है, नॉट कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज सेंटर। ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, हम अपना दिमाग लगाएंगे कि भाई, एक मिनट गाइज, एक मिनट बस। ठीक है ऐसा, ठीक है ऐसा। अब देखो, अगर अगर आप कहीं और से एलिमिनेशन करवा दोगे ना, इस बी आर के लिए ये बीटा है, बोलो यार, इस बी आर के लिए ये बीटा है, तो यहां से एलिमिनेशन होगा। यहां से क्यों होगा, क्योंकि इधर से इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूं क्योंकि दूसरे ब्रोमीन के लिए जब आप एलिमिनेशन करवाओगे तो उसके लिए क्या आ जाएगा, sp वाला सेंटर जनरेट होता हुआ दिख जाएगा और वो हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये भी बीटा है, तो यहां से एलिमिनेशन करवाओ तो क्या मिल जाएगा, देखो ये ऐसा है, ये ऐसा एक हाइड्रोजन है इस पे। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा, क्लियर है। ठीक है, अब देखो अल्कीन ऐसा बन जाएगा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा ये CH2 और बाद बाकी ये H एज इट इज। यहाँ तक क्लियर है, बोलो यार, ये बन जाएगा। अब इस ब्रोमीन के लिए आप इस H को नहीं ले सकते, ये मैं कह रहा हूं। अब इस ब्रोमीन के लिए आप इस H को बिल्कुल नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि अगर आपने इस H से एलिमिनेट करवाया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, sp हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो फिर अब इस ब्रोमीन के लिए क्या करोगे, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी बीटा ही रहा होगा, ये वाले हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाओ और यहां से Br भागेगा, तो बताओ क्या बन जाएगा, अब प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। मैं बारी बारी से दिखा रहा हूँ, सारे ब्रोमीन एक साथ ही निपट जाएंगे, लेकिन बारी बारी से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, चलो देखो ऐसे, उसके बाद देखो ये कार्बन है, ठीक है, ये फिर यहाँ पे कार्बन है और फिर यहाँ पे ये क्या है, ये CH2। यहाँ तक समझ में आया। बाद बाकी एक हाइड्रोजन इस पे अभी भी मौजूद है, ये वाला हाइड्रोजन तो मौजूद है, तो ये वाला हाइड्रोजन आप दिखा दो, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन था, तो ये वाला आ गया। अब यहाँ पे भी एक ब्रोमीन है, तो अब इस ब्रोमीन और इस ब्रोमीन के लिए, इस ब्रोमीन के लिए यहाँ पे जो वेज पे हाइड्रोजन रहा होगा, जो वेज पे हाइड्रोजन रहा होगा वो चला जाएगा, और इस ब्रोमीन के लिए मान लेते हैं यहाँ पे ये डैश पे हाइड्रोजन है, तो ये चला जाएगा, तो ये भी गायब, ये भी गायब। तो फाइनली जो मिलेगा अपने को वो कुछ ऐसा मिल जाएगा। देखो देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, वो दिखा दिया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, तो वो भी हमने दिखा दिया। बाद बाकी देखो, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है ये वाला, वो दिखा दिया। फिर यहाँ पे क्या है, कार्बन, और इस कार्बन से फिर सिंगल बॉन्ड, और इससे फिर क्या है, CH2 है, देखो, और ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी ये क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। इज इट क्लियर। अब एक बात बताओ मेरे को, यही वो कंपाउंड बनेगा, इस कदर आप एलिमिनेशन करवाओगे, इस कदर आप एलिमिनेशन करवाओगे, इसको देखो आप, इस कंपाउंड को देखो, इस कदर आप एलिमिनेशन करवाओगे, तब आपको क्या मिलेगा, कोई भी ऐसा सेंटर आपको दिख नहीं रहा होगा जो sp हो। सारे हमने sp2 सेंटर कर दिए, sp वाला कोई भी आया नहीं आया, मतलब दो डबल बॉन्ड कभी साथ में नहीं आए, तो इसलिए मैंने इस कदर एलिमिनेशन करवाया। तो अब देखो आप, इसमें कितने, मतलब अब बोल रहा है कि आइसोमेरिक टेट्राइन, अब ये टेट्राइन है, देखो 4 डबल बॉन्ड है, 1 इन, 2 इन, 3 इन, 4 इन, इसीलिए क्या बोला है, द नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइन, तो टेट्राइन तो है। अब इसके कितने आइसोमर बनेंगे वो हमें चेक करना है। तो एक बात बताओ मेरे को, क्या ये साइड GI शो कर रहा होगा, आंसर है नहीं भाई। साइक्लोहेक्सेन के जो अंदर वाली रिंग होती है वो तो GI शो करता ही नहीं है, तो ये नहीं कर रहा होगा, ये भी GI शो नहीं कर रहा होगा, ये और नो, ये क्या ये GI शो करेगा, ये भी GI शो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि C के बाद H2 है, दोनों सेम ग्रुप है, तो ये वाला डबल बॉन्ड भी GI शो नहीं कर रहा होगा। बट इसकी मैं बात करूं, आई होप आपको विजिबल है, ठीक है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये GI शो कर जाएगा, ये बिल्कुल GI शो कर जाएगा, और अगर ये GI शो कर जाएगा तो फिर यहाँ से सिस और ट्रांस और E और Z मिल जाएगा, तो टोटल जो आइसोमर बनेंगे इसके वो कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। आया समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, ये भी आपका PYQ ही था, ये 24। ठीक है, देखो ये भी आपका PYQ है, ये 2017 में आया था, ठीक है 2017। क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स द करेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज या आर। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में आपको ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कुछ 4 स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं, आपको बताना है कि भाई इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये आपको बताना है। और ये ऑफ कोर्स आपके हो सकते हैं MSQ टाइप मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। अच्छा,
इसने मेंशन नहीं किया है कि मतलब SN1 के थ्रू जाना है या SN2, इसने साफ साफ मेंशन किया है कि भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब SN1 भी SN2 भी, दोनों दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखो भाई एक बात बताओ, पहले क्या कह रहा है, 1 and 3 फॉलो SN1 मैकेनिज्म। क्या 1 and 3 SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर सकता है क्या? यहाँ पे ज्यादा बेटर वर्ड होता कैन, बीच में कैन होना चाहिए था कि 1 and 3 कैन फॉलो SN1 मैकेनिज्म। 1 and 3 फॉलो, 1 को देखो आप क्या है, ये बेंजाइल ब्रोमाइड है, तो ऑफकोर्स ये कर सकता है SN1, स्टेबल कार्बोकेटाइन बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये कर ही सकता है। 3 क्या है अपना, टर्शियरी ब्रोमाइड है, तो ऑफकोर्स ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, बोलो यार। तो ये भी क्या हो सकता है, SN1 मैकेनिज्म शो कर सकता है, SN1 मैकेनिज्म दिखा सकता है। तो ये ऑप्शन अपना कैसा हो गया, करेक्ट, क्योंकि 1 and 3 फॉलो SN1 मैकेनिज्म। इसने करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो हम करेक्ट लगा रहे हैं, तो पहला ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि ये भी SN1 दे सकता है, ये भी SN1 दे सकता है। 1 and 2 फॉलो SN2 मैकेनिज्म। क्या ये बेंजाइल ब्रोमाइड SN2 देता है? बिल्कुल देता है भाई, भर भर के देता है, तो ये तो SN2 देता है। ठीक है, ये तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, बैक साइड से अप्रोच करेगा और यहाँ से ये बाहर, तो SN2 तो देता है। बात बाकी, बात बाकी बताओ, टू टू की चर्चा की गई, तो क्या ये देगा? हाँ बिल्कुल देगा। देखो 1 डिग्री ब्रोमाइड है, इस पे भी आएगा, सॉरी ये नहीं होगा, देखो इस पे आएगा, और यहाँ से ब्रोमीन है, यहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, बैक साइड से अटैक और यहाँ से ये बाहर, तो ऑफकोर्स इस पे भी SN2 हो सकती है, तो ये भी अपना ऑप्शन सही है। कंपाउंड 4 अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन। कंपाउंड 4 जो है, क्या वो इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन दिखा सकता है? बेटर वर्ड कैन होना चाहिए था बीच में कि कंपाउंड। अब इसने मेंशन नहीं ना किया कि SN2 के रेस्पेक्ट में बात करनी है, भाई ये तो SN1 भी दे सकता है, और SN1 में रेसमाइजेशन हो जाती, तो इसने बीच में एक चीज होना चाहिए था, कंपाउंड 4 कैन अंडरगो इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन। अगर ये होता तो ज्यादा करेक्ट स्टेटमेंट होता, ये और नो, तो कैन अंडरगो, तो देखते हैं भाई इसके रेस्पेक्ट में। देखो ये कैसा है, ये कायरल सेंटर है, अगर कायरल सेंटर है तो मान लेते हैं कि ब्रोमीन कहाँ पे है, वेज पे है। मान लिया हमने कि ब्रोमीन कहाँ पे है भाई, वेज पे है। अगर ब्रोमीन वेज पे है तो पक्का ही न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहाँ से बैक साइड से अटैक करेगा और ये ब्रोमीन बाहर, बोलो यार, जैसे ही ब्रोमीन बाहर तो क्या बन जाएगा बताओ, सॉरी ये न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा OH। ठीक है, OH आ जाएगा, ये बन जाएगा। तो देखो पहले कहाँ था, वेज पे ऊपर की तरफ, अब कैसा है, डैश पे, तो ऑफकोर्स इन्वर्जन हुआ है, तो ये इन्वर्जन दिखा सकता है, बिल्कुल दिखा सकता है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर 1 3 and 4 इज 4 1 3। देखो 4, अब इसने तो नहीं बोला है ना कि भाई किसके लिए, किसके लिए रिएक्टिविटी आप चेक करना चाह रहे हो, SN1 के लिए, SN2 के लिए, किसके लिए? तो हम दोनों को मान के चलेंगे, क्योंकि भाई ये तो नहीं बोला ना इसने कि SN1 की बात करो या SN2 की, इसने तो साफ साफ लिखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो हमें दोनों के रेस्पेक्ट में बात करना होगा, यस और नो, तो हम दोनों के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, देखो भाई क्या है, द ऑर्डर रिएक्टिव फॉर 1 3 and 4, 1 3 4 बना लो। 1 क्या है, 1 अपना बेंजाइल ब्रोमाइड है, 3 क्या है अपना टर्शियरी ब्रोमाइड है, 4 क्या है अपना ये है। पहले SN2 की बात करते हैं। ठीक है, ये अपना 1 था, ये अपना 3 था, और ये अपना 4 था। ठीक है, पहले क्या करते हैं, SN2 की बात करते हैं। अगर आप SN2 में देखोगे तो ये बेंजाइल ब्रोमाइड है, इस पे बहुत तेजी से रिएक्शन होती है, ये तो देता ही नहीं है। और ये क्या है, ये अपना भी बेंजाइल ब्रोमाइड है, लेकिन ये 2 डिग्री है, ये कैसा है 2 डिग्री। तो 4 और 1 में ज्यादा रेट किसकी आनी चाहिए, SN2 के केस में ऑफकोर्स 1 की आनी चाहिए, कि 1 की आनी चाहिए थी, क्योंकि भाई ये भी बेंजाइल ब्रोमाइड, ये भी बेंजाइल ब्रोमाइड, लेकिन ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो ऑफकोर्स 1 की ज्यादा रेट होनी चाहिए थी। फिर हम बोलेंगे 4, और फिर हम बोलेंगे थर्ड SN2 के लिए, ये तो देता ही नहीं है, तो इसीलिए लास्ट में, तो 1 4 3 होनी चाहिए थी, किसके लिए, SN2 के लिए। लेकिन इसने क्या, अगर SN2 को कंसीडर करता हूं तो उसके लिए इसने लिखा है 4 1 3, जो कि एक सरासर गलत बात है। तो ये तो भाई करेक्ट ऑर्डर अपना ये होना चाहिए था, लेकिन इसने 4 1 3 लिख दिया है, ये गलत है। किसके रेस्पेक्ट में, SN2 के रेस्पेक्ट में। अब चेक करते हैं SN1 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, दोनों के रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया कि भाई SN1 के रेस्पेक्ट में आपको मानना है या SN2 के रेस्पेक्ट में आपको मानना है ना।
तो हम क्या करेंगे, दोनों के रेस्पेक्ट में। हमने अभी चेक किया कि भाई SN2 के रेस्पेक्ट में 143 ऑर्डर आया, इसने 413 लिखा है, तो इसने गलत लिखा है। ये जो ऑर्डर है ये करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए था। तो SN2 के रेस्पेक्ट में तो गलत हो गया। अब SN1 के रेस्पेक्ट में चलो देखो। SN1 के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो देखो, SN1 के रेस्पेक्ट में ये 1, ये 3, ये 4। SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है। तो पहला कार्बोकेटायन कैसा बनेगा जनाब, पहला कार्बोकेटायन आपका ऐसा बनेगा, ये बेंजाइलिक। दूसरा कार्बोकेटायन टर्शियरी बनेगा ऐसा, और तीसरा कार्बोकेटायन कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये होगा, बिकॉज इसके पास 3 अल्फा एच भी है और साथ में क्या है, फिनाइल रिंग भी है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हम बोल सकते हैं कि थर्ड वाला आ जाएगा, थर्ड वाला आ जाएगा, ये वाला, ये फोर्थ वाला, इसको 4 नाम दिया गया है ना, तो फोर्थ। तो SN1 की बात करोगे तो SN1 में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन ये होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए देखो SN1 में। तो 4 की रेट सबसे ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि जिस ऑर्डर में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उसी ऑर्डर में SN1 का रेट। तो होना क्या चाहिए था, 4 का सबसे ज़्यादा। फिर किसका आना चाहिए था, फिर अब देखो इन दोनों में बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, अब पता है तो बहुत अच्छी बात है भाई। जो टर्शियरी वाला होता है ना, ये क्या होता है बताओ, ये ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन किससे, फिनाइल से, मतलब फिनाइल कार्बोकेटाइन से। यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा इससे ज़्यादा स्टेबल हो, मतलब ये टर्शियरी वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज इसके पास 9 अल्फा एच होते हैं, तो ज़्यादा स्टेबल बन जाता है किससे, बेंजाइलिक वाले से। अच्छे से लिख देता हूँ, अच्छे से लिखा नहीं मैंने, देखो ये जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है बेंजाइलिक से। ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये ध्यान रहे आपको। तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल होता है तो किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, थर्ड की ज़्यादा होनी चाहिए। फिर किसकी आनी चाहिए, 1 की ज़्यादा आनी चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में, SN1 के रेस्पेक्ट में। 4 की सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये फिनाइल भी था प्लस 3 अल्फा एच थे, लेकिन बेंजाइल, और ये बेंजाइल भी था और 3 अल्फा एच थे इसमें, तो इसलिए मैंने इसको सबसे ज़्यादा किया, बोलो यार। उसके बाद ये बेंजाइल और ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन, तो इस दोनों में टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसके पास 9 अल्फा एच होते हैं, ये डोमिनेट कर जाता है किस पे, मतलब बेंजाइल कार्बोकेटाइन पे, तो इसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी है, तो इसकी SN1 रेट ज़्यादा आएगी। तो अगर ज़्यादा आएगी तो ऑर्डर क्या होना चाहिए था, सबसे ज़्यादा 4 का, फिर 3 का आना चाहिए था, और फिर किसका आना चाहिए था, फिर 1 का आना चाहिए था। यस और नो, फिर किसका आना चाहिए था, 1 का आना चाहिए था। तो ये ऑर्डर में होना चाहिए था, बट क्या ये ऑर्डर है, नहीं। इसने देखो 413 लिखा है, मतलब SN1 के रिस्पेक्ट में भी क्या है, ये स्टेटमेंट इसका ये वाला गलत है। तो मतलब हम बोले ये तो अपना ऑर्डर सही है, लेकिन ये वाला जो दिया है इन्होंने 413, ये गलत है। किसके रेस्पेक्ट में, SN2 के भी रेस्पेक्ट में और SN1 के भी रेस्पेक्ट में। इसीलिए हम बोलेंगे भाई डी ऑप्शन तो नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो A, B और C होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड SN2। SN2 के रिगार्डिंग आपको ये रिएक्टिविटी बतानी है। 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं आपको, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं, बट ऐसा ही क्वेश्चन आपके 2013 या 14 में आ चुका है जेई एडवांस में। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो ध्यान रखना, ये ध्यान रखना भाई, जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखना। रिलेटिव रेट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, टुवर्ड्स SN2, ठीक है, विथ I-, मतलब न्यूक्लियोफाइल अपना I- है, और SN2 के टुवर्ड्स कुछ अल्काइल हैलाइड्स मैं लिखूंगा, उसकी रिलेटिव रेट डेटा है अपने पास, वो डेटा आप ध्यान रखना। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना। जैसे पहले मैं बनाता हूँ ये अल्फा हेलो कार्बोनिल, इसकी जो रिलेटिव रेट होती है वो 10⁵ टाइम्स होती है, सबसे ज़्यादा। फिर ये हेटेरो एटम है अल्फा पर, जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर उसके बगल में कोई हेटेरो एटम आ जाए जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो फिर इसकी जो रेट होती है वो आती है 920 के आसपास। कितनी, 920। अब देखो, अब ये ध्यान रखना आप, ये क्या है अपना बताओ,
ये अपना बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स में अल्काइल क्लोराइड्स ले रहा हूँ मैं, तो ये बेंजाइल क्लोराइड है, इसकी जो रेट आती है वो आती है 200 रिलेटिव रेट, ठीक है। सिमिलरली आप इसकी बताओ MeCl, तो इसका भी आता है 200, मतलब दोनों ही अप्रॉक्सीमेटली बराबर ही SN2 रेट दिखाते हैं। मिथाइल क्लोराइड और बेंजाइल क्लोराइड की 200 के आसपास आती है। ये क्या है अपना अलाइल क्लोराइड, बोलो यार, इसकी जो आज आती है इसकी आती है 79 के आसपास, ठीक है। तो ये डेटा आप ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है ये SN2 के लिए, ये डेटा आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो बताओ यहाँ से भी देख के आप बता सकते हो, बताओ ऐसे ही चारों यहीं से मिल गए, देखो इसके लिए सबसे ज़्यादा 1 तो सबसे ज़्यादा होगा, फिर कौन आएगा 2 आ जाएगा, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज हेट्रोएटम वाला 920, तो 2 आ जाएगा। उसके बाद कौन, बेंजाइल 200, और ये अलाइल है, अलाइल का 79, तो बेंजाइल वाला जीतेगा, तो 3 और फिर 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 आ जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है, पहला गलत है, 1 3 कर दिया गलत है, 1 2 3 4 सी ऑप्शन सही है, 1 4 कर दिया गलत है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी PYQ टाइप ही है, ऐसा आ चुका है PYQ 2013 या 14 में, ठीक है। चलो मिलते हैं, अब हो गया अपना खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट DPP में। और जो जब वो DPP खत्म हो जाएगा, गिगनार्ड वाली आएगी DPP, और जब वो DPP खत्म हो जाएगा फिर उस पर भी हम एडवांस सेशन लेंगे, और PYQ जो भी आए होंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।